वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो दोस्तों, वेलकम टू मिशन संबर 2.0, जिसमें हम सी ए, सी एम ए एंड सी एस फाइनल, जीएसटी रिवीजन और आज का टॉपिक है ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड पनिशमेंट। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, ये चार्ट बेस्ड रिवीजन है। और अगर फर्स्ट टाइम ये कोई वीडियो देख रहा होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो आप देख लेना, और आपको vsmartacademy.com पे जाके कैसे सब्सक्राइब करना है मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो भी 2 मिनट में आपको बता दूं कि आप vsmartacademy.com पे जाओगे, वहाँ फाइनल के सेक्शन में आपको फ्री कंटेंट मिलेगा, और फ्री कंटेंट में मिशन संभव जो जीएसटी एंड कस्टम चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन हम लेने वाले हैं, वो आपको सब्सक्राइब करना है, जिसका प्राइस 0 है। और आपका हमारे वेबसाइट पे लॉगिन क्रिएट होगा, और उस लॉगिन में आपको जो भी मैं रिवीजन मटेरियल यहाँ ले रहा हूँ, जैसे चार्ट बुक एंड एक्सेट्रा, तो वो उसका अपडेटेड कॉपी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। साथ साथ में मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप लिंक भी आपको ज्वाइन कर लेना है, सो दैट आप मेरे से कनेक्ट हो जाओगे, और जो भी हमारा कम्युनिकेशन होगा वो टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से होगा। तो चलिए दोस्तों, ये ऑफेंस, पेनल्टीज एंड पनिशमेंट, ये जो है, जिसे मैं कभी बहुत सी बार ऑफेंस, प्रोसिक्यूशंस एंड पेनल्टीज ये भी कहता हूँ, तो ये चैप्टर अच्छे से इस बार पढ़ के जाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जीएसटी इथिक्स, अगर आपने मेरी अमेंडमेंट्स देखी होगी तो जीएसटी इथिक्स वाला चैप्टर भी मोस्टली डिपेंडेंट इस चैप्टर पे है, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। चलो, नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर पढ़ने के पहले, अगर इसके पहले के 2 रिवीजन वीडियोस आप मेरे देख लोगे, जो यहाँ पे डिमांड एंड रिकवरी पे है और दूसरा असेसमेंट और ऑडिट पे है, अगर वो 2 देखते हो तो ये चैप्टर आपको समझने में आसानी भी होगी और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी भी इस चैप्टर में। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले के 2 रिवीजन वीडियोस देख ले, सो दैट आपकी कनेक्टिविटी इस चैप्टर की स्ट्रांग रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा यहाँ पे जीएसटी चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन, और आज का टॉपिक है ऑफेंस, प्रोसिक्यूशन, पेनल्टीज एंड पनिशमेंट। ओके, तो चलो आ जाइए चार्ट में। पहले एक फ्लो में आपको कनेक्ट करके देता हूँ चार्ट में, एंड देयर आफ्टर जो है दोस्तों, यहाँ पे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत सी बार स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि ये चैप्टर की प्रोविजन, जैसे सेक्शन 122 से लेके, तो यहाँ पे सेक्शन 132, उसके बाद में 134 और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस 138, ये लगती कब है सर? एक्चुअली ये प्रोविजन एग्जीक्यूट कब होती है? जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा 2 मिनट का रिवीजन करना चाहूँगा। आप डिमांड एंड रिकवरी ये चैप्टर में आते हो, सॉरी बेटा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। डिमांड और रिकवरी ये चैप्टर में आते हो तो हमने क्या देखा था? आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस सेक्शन 73, 74 और 76 की शो कॉज नोटिस आती है। सेक्शन 73 और 74 की शो कॉज नोटिस नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, इरोनियस रिफंड और रॉन्गली अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, इस टॉपिक पे, इस इशू से रिलेटेड शो कॉज नोटिस आती है। नाउ, सेक्शन 73 और 74 का जन्म कहां से होता है? ओके, जब भी डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया, स्क्रूटिनी किया, या डिपार्टमेंट को कहीं से इंफॉर्मेशन मिली और डिपार्टमेंट को ये पता चला कि जो टैक्स दिया गया, या फिर जो यहाँ पे आपने जो टैक्स दिया वो शॉर्ट पेमेंट है, या टैक्स नहीं दिया, या इरोनियस रिफंड था, या आईटीसी रॉन्गली अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन है, तो 73 74 का आपका इसमें वो नोटिस भेजेंगे, और ये कंप्लीट प्रोसीजर हमने देखा था। फ्रॉड और अदर देन फ्रॉड, मोस्टली आप ऑडिट और असेसमेंट ये चैप्टर में आते हो। तो देखो, ये सेक्शन का उपज कैसे होता है 73 74 का। समझ लो आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, ये भी हमने रिवाइज कर लिया था, ये वीडियोस देखना तो आपको पूरा कनेक्शन लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, और रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने रिटर्न फाइल किया या प्रोविजनल असेसमेंट किया, और आपका स्क्रूटिनी हुआ, और स्क्रूटिनी में डिस्क्रिपेंसीज मिली। ओके, डिस्क्रिपेंसीज मतलब आपने टैक्स पूरा नहीं पे किया, वैल्यूएशन सही नहीं किया, या टैक्स कम पे किया, शॉर्ट पेमेंट हुआ, नॉट पेमेंट हुआ, या इरोनियस रिफंड हुआ, या फिर रॉन्गली अवेलमेंट यूटिलाइजेशन, जो भी डिस्क्रिपेंसीज मिली होगी, और वो डिस्क्रिपेंसीज आपने एक्सेप्ट नहीं की, या फिर आपने ओके उसको करेक्ट नहीं किया, तो डिपार्टमेंट 73 74 का भी एक्शन ले सकता है, और आपको 73 74 में फ्रॉड या अदर देन फ्रॉड का नोटिस भेज सकता है और ऑर्डर फिक्स कर सकता है। यहाँ से 73 74 का उपज होता है, जनरली यहाँ से जन्म होता है। या फिर आपके अगेंस्ट में ऑडिट करवाया गया हो, मे बी ये ऑडिट जो है यहाँ पे
ओके स्पेशल ऑडिट हो या डिपार्टमेंटल ऑडिट हो और उसमें डिस्क्रिपेंसीज मिलती है, तो ऑडिट में जो भी डिस्क्रिपेंसीज मिलेगी उसके लिए सेक्शन 73 74 या 73 74 की एक्शन होगी। तो 73 74 का एक्शन ऑडिट असेसमेंट वगैरह या एक्सेस टू प्रीमाइसेस होगा या इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा और उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी मिली होगी, तो 73 74 की एक्शन आपके अगेंस्ट में होती है। ठीक है, मैं ओके कुछ रीजन की वजह से पूरा बैकग्राउंड आपको समझा रहा हूं। सो दोस्तों यहाँ पे 73 74 का एक्शन हुआ होगा। ये होता है कभी कभी जो होता है 73 74 का एक्शन नहीं होता है, डायरेक्ट ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर सेक्शन 63 के अंडर आता है या सेक्शन 62 के अंडर आता है, जो बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर होता है या नीचे समरी असेसमेंट ऑर्डर होता है। तो एक ऑर्डर जो आएगी वो 73 74 से आएगी। ओके एक ऑर्डर जो डायरेक्ट ऑर्डर होती है जो 73 74 से नहीं, डायरेक्ट सेक्शन 62 63 से आती है। ओके तो ये कुछ ऑर्डर या सर सीजर की ऑर्डर होगी, जो आगे हमने देखा सेक्शन 68 में सर सीजर का ऑर्डर होगा। तो ये जो ऑर्डर आता है या सेक्शन 73 74 में एक्शन होती है, तो इसके बेस पर हम थोड़ा ये चैप्टर का लिंक लगाएंगे। ऑफेंस प्रोसिक्यूशन और पेनल्टी, हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज हुई या हो सकता है इन्वेस्टिगेटिव पावर यूज हुई। जैसे हमने असेसमेंट और ऑडिट ये चैप्टर में देखा था, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और इन्वेस्टिगेटिव पावर, जो लास्ट मैंने रिवीजन सेशन दिया उसमें आपको बताया था। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज हुआ मतलब क्या, फिर से वो चार्ट कनेक्ट करके देता हूं। आप रजिस्टर्ड हो गए, रिटर्न फाइल कर रहे होगे, आपने सेल्फ या प्रोविजनल असेसमेंट हुआ होगा और आपके अगेंस्ट में स्क्रूटिनी असेसमेंट हुआ या समरी असेसमेंट हुआ। ओके समरी असेसमेंट हुआ और उसके तहत आपके अगेंस्ट में 73 74 का केस लगा और ऑर्डर आया होगा, या फिर बेस जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 62 63 में हुए होंगे, या फिर ऑडिट हुआ होगा, या ओके एक्सेस टू प्रीमाइसेस हुए होंगे, ये जो है, या फिर इन्वेस्टिगेटिव पावर जैसे सेक्शन 67(1) में इंस्पेक्शन हुआ होगा आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का, लास्ट सेशन में मैंने आपको पढ़ाया, या सेक्शन 67(2) में सर्च और सीजर हुआ होगा, या सेक्शन 67(2) में ई वे बिल नहीं होगा तो ड्यूरिंग ट्रांजिट आपका इंस्पेक्शन हुआ होगा, या 68 में इन्वेस्टिगेटिव पावर यूज की होगी जिसे सर्च सीजर हम कहते हैं, 69 में अरेस्ट। जो भी डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज की जो अलग अलग सेक्शंस में उनको दी गई है, और ये पावर यूज करने के बाद, ध्यान सुनिएगा, ये पावर यूज करने के बाद ऑफिसर ने केस को एडजुडिकेट किया। एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग आपकी जो स्टार्ट होगी, तो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग बाय द प्रॉपर ऑफिसर। नो डाउट जो भी एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग ऑफिसर ने की होगी, मे बी ओके ये एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग 73 में ली होगी, 74 में ली होगी, 76 में ली होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जन्म से ओके स्क्रूटिनी असेसमेंट से 73 74 का जन्म हो सकता है। ओके हाँ 62 63 में तो डायरेक्ट ऑर्डर आ जाती है, 73 74 में जाने की जरूरत नहीं है। ओके क्यों, क्योंकि डायरेक्ट बेस जजमेंट असेसमेंट होता है। पर 73 74 में ऑडिट के थ्रू वहां 73 74 का शो कॉज नोटिस डिमांड ऑर्डर आ सकता है। तो अब देखो ये जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज किया, डिस्क्रिपेंसीज मिला, ऑडिट किया, डिस्क्रिपेंसीज मिला, एक्सेस टू प्रीमाइसेस से डिस्क्रिपेंसीज मिला, ओके इन्वेस्टिगेशन किया, डिस्क्रिपेंसीज मिला। तो एक्शन कौन कौन से सेक्शन में होती है मैं आपको बता देता हूं। एक जो हमने देखा था सेक्शन 73 केसेस अदर देन फ्रॉड, 74 फ्रॉड की केसेस और 76 एक्सेस कलेक्शन ऑफ टैक्स। और दूसरा जो है एक्शन इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट इन अदर सेक्शन, मतलब ये सेक्शन में एक्शन हो सकती है या फिर अदर सेक्शन में एक्शन हो सकती है जिसमें 73 74 का रेफरेंस नहीं आता। जैसे 62 में डायरेक्ट ऑर्डर दे दी गई होगी बेस जजमेंट असेसमेंट, 63 में डायरेक्ट ऑर्डर दे दी गई होगी बेस जजमेंट असेसमेंट की, समरी असेसमेंट हुआ होगा, या फिर ऑफेंस प्रोसीडिंग नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 62 63 64 73 74 129 130। ओके ओके प्रोसीडिंग नॉट कवर्ड अंडर एनीवेयर, या फिर आपकी प्रोसीडिंग डायरेक्ट कोई अदर सेक्शन में नहीं हुई होगी। तो आप मैं ये दोनों पार्ट में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। अब मेरा अभी कंसर्न क्या है, पेनल्टी, आपके जो ऑफेंसेस है और वो ऑफेंसेस पे पेनल्टीज क्या होगी, पेनल्टीज क्या होगी। अब देखो पेनल्टीज को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। क्यों दो पार्ट में डिवाइड करना है इस बात को समझ लो। सेक्शन 73 74 की पेनल्टी लगती है तो उसमें बहुत सारी डिस्काउंट स्कीम मिलती है। आपने अगर सेक्शन 73 74 देखा होगा और केस फ्रॉड की होगी तो फ्रॉड के केस में यहाँ पे 15%, 25%, 50%, 100% इस तरह से अलग अलग पेनल्टीज होती है। और अदर देन फ्रॉड के केस में अगर आपने ऑर्डर तक आपने खुद होके पे नहीं किया वॉलंटरी, तो ऑर्डर फाइनल लेवल पे 10% ऑफ टैक्स या 10,000 विच इज हायर, इतनी पेनल्टी होती है। और नो डाउट सेक्शन 75 में लिखा गया है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 74 में लिखा गया है,
अगर आप सेक्शन 75 पढ़ते हो तो उसमें क्लियर वर्ड में लिखा हुआ है कि अगर 73 74 की पेनल्टीज लग गई तो आपको अदर कोई भी सेक्शंस में पेनल्टी नहीं लगेगी, अगर 73 74 की पेनल्टी लगी। उसके कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस मतलब 132 की प्रोसिक्यूशन प्रोसीजर होगी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और सेक्शन 129 और 130 की पेनल्टी लग सकती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी मेजरली ये याद रखो कि मैं अब ये नहीं पढ़ा रहा हूं कि शो कॉज नोटिस डिमांड ऑर्डर, वो हमारा हो गया। शो कॉज नोटिस डिमांड ऑर्डर सेक्शन 73 74 से डीओ आएगा, एडजुडिकेशन 73 74 से होगा, या बेस जजमेंट असेसमेंट एडजुडिकेशन हो गया, समरी असेसमेंट एडजुडिकेशन हो गया। ओके, तो ऐसे केस में आपके ऊपर पेनल्टी जो लगाने का पावर है, क्योंकि अब मेरा पूरा फोकस पेनल्टी पे, 73 74 की अगर प्रोसीडिंग हुई होगी तो वो सिचुएशन में आपके ऊपर जो पेनल्टी लगती है वो उसी सेक्शन में लगती है, आपको इस चैप्टर में आने की जरूरत नहीं है। अब इस चैप्टर में आने की जरूरत नहीं है का मतलब ये हुआ कि आपको सेक्शन 122 से लेके तो 134 तक आपको ओके यहाँ पे प्रोविजंस जो दी गई है 138 तक कंपाउंडिंग ऑफेंस ओके दी है, उसमें कुछ एक्सेप्शन को अगर हम बाजू में रखते हैं, मतलब सेक्शन 132 को बाजू में रखते हैं, 129 और 130 को बाजू में रखते हैं, तो इन तीन सेक्शन को छोड़ के आपके अगेंस्ट में सारी प्रोसीडिंग कंक्लूड मान ली जाती है। सुनिए, आपके अगेंस्ट में सारी प्रोसीडिंग कंक्लूड मान ली जाती है और आपको कोई अदर सेक्शन में पेनल्टी नहीं लगती है, तीन सेक्शन को छोड़ के 132 129 एंड 130। ठीक है, अब ये हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जहां तक है मैं ये समझाना चाहता हूं कि टैक्स डिटर्मिनेशन इसी सेक्शन में होगा, इंटरेस्ट भी इसी सेक्शन में लगेगा और पेनल्टीज भी इसी सेक्शन में जो दिए गए पैरामीटर से उस पर ही लगेगी। तो नो पेनल्टी अंडर अदर सेक्शंस, नो कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स कॉन्फिस्केटेड नहीं होंगे, ओके, और अदर पर्सन इन्वॉल्व विथ मेन पर्सन देयर प्रोसीडिंग और पेनल्टी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। और अगर आप सेक्शन 74 का एक्सप्लेनेशन देखते हो तो उस एक्सप्लेनेशन में क्लियर कट का है, ओके, जैसा मेरे चार्ट में भी है और मैं आपको चार्ट में भी दिखा दूं। चार्ट में क्लियर कट अगर आप ये एक्सप्लेनेशन देखते हो तो ऑल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड नोटिस शैल बी ओके, यहां पे कंक्लूड मानी जाएगी 73 74 में। ओके, ऑल प्रोसीडिंग जो है यहाँ पे कंक्लूड मान ली जाती है अगर आपने पेनल्टीज दे दिया। देखो, जैसे आपने पेनल्टीज दे दिया तो ऑल प्रोसीडिंग कंक्लूडेड मानी जाएगी एक्सेप्ट सेक्शन 132 को छोड़ के सारी प्रोसीडिंग कंक्लूड मान ली जाएगी। और दूसरा वो क्या कहते हैं, दूसरा ये कहते हैं प्रोसीडिंग अगेंस्ट द मेन पर्सन हैव बीन कंक्लूडेड अंडर 73 74, प्रोसीडिंग अंडर ऑल अदर पर्सन्स आर लायबल टू पे पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 टू 125 आर कंक्लूडेड। मतलब अगर मेन पर्सन ने पेनल्टी दे दिया और उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गई क्योंकि आपने पेनल्टी दे दिया, तो 122 से लेके 125 तक का जो पेनल्टी लगा है वो कोई अदर पर्सन पे भी नहीं लगेगा, पर 129 और 130 का लग सकता है, 129 और 130 का लग सकता है। ठीक है, मैं 129 और 130 जब पढ़ाऊंगा तब आपको और इसको बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और सेक्शन 75 अगर आप देखते हो तो सेक्शन 75 ये कहता है, इफ ये लास्ट लाइन कहती है कि इफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 73 74 इम्पोज अदर पेनल्टी नॉट अप्लाइज, दो अदर पेनल्टी नहीं लगेगी जिसके कुछ तीन एक्सेप्शन छोड़ दिए गए, तो बाकी कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। तो भाई साहब इससे एक बात समझ में आती है कि आपके अगेंस्ट में 73 74 का प्रोसीडिंग लगना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर 73 74 का प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट में लग गया तो आपको ये जो अदर सेक्शन की पेनल्टी है, मतलब 122 की पेनल्टी है, 123 या 124 की पेनल्टीज है, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा पेनल्टीज है, उससे आप बच जाओगे। इसलिए आपकी प्रोसीडिंग 73 74 में है तो डिस्काउंट स्कीम्स आपको बहुत सारी अवेलेबल है, 15%, 25%, 50%, 100%, बहुत सारी आपको डिस्काउंट स्कीम्स अवेलेबल है। समझ में आई बात आपको? चलिए, तो यहां पे ये इंटरेस्ट भी उसी सेक्शन में लगेगा, पेनल्टीज भी उसी सेक्शन में लगेंगी, या नो पेनल्टीज अंदर अदर सेक्शन, यहां लिख सकते हैं अदर देन सेक्शन 129 एंड 130। ओके, 129 और 130 को छोड़ के, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलो, अच्छी बात है 73। लेकिन और वो क्या कहते हैं, सेक्शन 132 का एक्सेप्शन रहेगा। मतलब क्या, हम कंक्लूड से पेनल्टी कर रहे हैं, 132 में जो प्रोसिक्यूशन एंड इम्प्रिजनमेंट जो प्रोविजन हमने रखी है वो आपके अगेंस्ट में हो सकता है, मतलब हम आपको जेल में डाल सकते हैं,
हाँ, पेनल्टी से माफ कर देंगे आपने, अगर ओके विद इन टाइम 15, 25 या 50% पे कर दिया तो बाकी कोई भी सेक्शन में हम पेनल्टीज नहीं लगाएंगे, डिस्काउंट स्कीम आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर 132 के प्रोसिक्यूशन के क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हो और डिपार्टमेंट ने प्रोसिक्यूशन एक्शन आपके अगेंस्ट में ले लिया तो उससे हम नहीं बचा सकते, वो आपके अगेंस्ट में होगा। ओके, ये 132 का एक्सेप्शन डाला हुआ है। आई होप आपको ये समझा होगा। लेकिन अब भाई साहब ये देखो, यहां पे एक्शन 73, 74 में नहीं हुई होगी, मतलब एक्शन हो सकता है 62 में हुआ होगा, बेस जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर आया होगा। ओके, आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किए, या 63 में एक्शन हुई होगी, या यहां पे समरी असेसमेंट में एक्शन हुआ होगा। ओके, ऑर्डर डायरेक्टली समरी असेसमेंट में आया होगा, या कोई भी ऐसे सेक्शन ओके जो सर सीजर के हो गए, या कोई भी जहां पे डिस्क्रिपेंसीज आई ओके, और आपने ऑफेंस किया और एक्शन उसके अगेंस्ट में हुई होगी, पेनल्टी आपके अगेंस्ट में लगाई होगी। इन शॉर्ट 73, 74 का एक्शन नहीं हुआ है, अदर सेक्शन की ऑर्डर से एडजुडिकेशन है। तो फिर पेनल्टी किस सेक्शन में लगाई जाएगी? तो दोस्तों अब पिक्चर में आता है ये हमारा चैप्टर ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशंस। तो अब आपके ऊपर जो पेनल्टी लगाई जाएगी ओके, वो यहां सेक्शन 122, 123, 124 आगे जो हम पढ़ेंगे, इस सेक्शन में आपके अगेंस्ट में पेनल्टी लगाई जाएगी अगर आपने कोई ऑफेंस वगैरह किए होंगे। तो इन सिंपल वर्ड मेरा आपको कहना क्या है? मेरा आपको यह कहना है दोस्तों कि अगर 73, 74 की एक्शन होगी तो 75 रीड विद 75 जो पेनल्टी आपने इस सेक्शन में पे कर दी, तो ये सेक्शन 122 वगैरह अप्लाई नहीं होगे, ये अप्लाई नहीं होगे। ओके, उसी सेक्शन के तहत जो पेनल्टी दे दी वो कंक्लूड होगी। लेकिन अगर आपके एक्शन अदर सेक्शन में हुई होगी या कोई आपने ऑफेंस किया होगा तो पेनल्टी तो लगाना आपके ऊपर, पर कौन से सेक्शन में लगाया जाएगा? तो वो पेनल्टी लगाया जाएगा आपको सेक्शन 122 में एंड एक्सेट्रा। और यहां पे हमें सेक्शन 122 पढ़ना है। ओके, सेक्शन 122 में अलग अलग सब सेक्शंस हम पढ़ेंगे, 123, 124 हम पढ़ेंगे। हाँ ओके, इसमें ये जरूर देखना कि 122 वन टैक्सेबल पर्सन को अप्लीकेबल है, 122 रजिस्टर्ड पर्सन को अप्लीकेबल है, 123 एनी पर्सन को अप्लीकेबल है। ओके, 123 ओके फर्निश रिटर्न, फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन इन रिटर्न एंड एक्सेट्रा, ये हम सारी पेनल्टीज हम देखेंगे। 125 में जनरल पेनल्टीज है, मतलब अगर किसी भी सेक्शन में पेनल्टी नहीं लगी और आपने ऑफेंस किया होगा तो उन्होंने जनरल पेनल्टी का भी क्लॉज रखा है। सेक्शन 126 पेनल्टी लगाते वक्त, इन सेक्शन में सारी पेनल्टी लगाते वक्त जनरल डिसिप्लिन क्या होने चाहिए वो भी रखा हुआ है। नाउ ये तो था, इसको हम कहते हैं सिविल प्रोसीडिंग। आपके अगेंस्ट में सिविल प्रोसीडिंग हुई। ओके, देखो तीन प्रोसीडिंग होती है। एक यहां पे जो प्रोसीडिंग होती है ये 73, 74 और ये प्रोसीडिंग, इसको सिविल, और दूसरा होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग जिसे हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं, नीचे हम देखेंगे। तो एक तो एक्शन इसके अंदर होगी। अब ये जो सेक्शन 129 और 130 का है, ओके सेक्शन 129 और 130 का, ये थोड़ा केयरफुली देखना, ये स्पेशल सेक्शन ही गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। और आगे मैं ओके अगर चार्ट में देखूंगा तो सेक्शन 129 और सेक्शन 130 में स्पेशली पढ़ा होगा। ये दो एक्शन जो है सेक्शन 129, 130, ये डिस्क्रिपेंसीज पे नहीं है, तुमने शॉर्ट पेमेंट किया नहीं दिया, ऑफेंस किया, टैक्स इवेड किया, उसके ऊपर नहीं है। ये है कि अगर तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन पावर यूज करके इन ट्रांजिट, यानी ये वाला 60 ओके 67(2) ओके, इन ट्रांजिट सर्च और सीजर हुआ, नहीं सेक्शन 67 सॉरी 67(2) नहीं, वो तो सर्च सीजर है। सेक्शन 68 इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब आपका इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट होगा और आपका ईवे बिल नहीं होगा। अब ईवे बिल नहीं है भाई साहब, तो फिर पिक्चर में आ जाता है 129 डिटेंशन, सीजर एंड पेनल्टीज। ओके, तो 129 स्पेशली आपने सही तरह से टैक्स दिया हो नहीं दिया हो, शॉर्ट पेमेंट किया हो नहीं किया, वो बाजू में रखो भाई। ड्यूरिंग ट्रांजिट आपका कन्वेंस इंस्पेक्शन में आ गया और आपके ईवे बिल नहीं है और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसकी पेनल्टी अलग ही है। और ये पेनल्टी भाई साहब तुम्हारा टैक्स जो है उस तुमने कम पे किया ज्यादा पे किया उसके लिए नहीं है, तुमने ईवे बिल नहीं बनाया उसकी पेनल्टी एंड गुड्स आर लायबल टू कॉन्फिस्केशन। सेक्शन 130 में उसके कॉन्फिस्केशन भी हो सकते हैं। अब कॉन्फिस्केशन के अलग अलग केसेस है, पर 129 और 130 लगता है। तो 129 पिक्चर में कब आता है? ये पेनल्टी तब आती है जब इन ट्रांजिट आपका जो है यहां पे 129 में इन ट्रांजिट आपका जो है यहां पे कन्वेंस किया गया, या सर्च सीजर डिटेंशन में ओके इफ गुड्स आर लायबल टू कॉन्फिस्केशन, यानी ऐसे स्टॉक मिल गए ओके सर सीजर में जो लायबल टू कॉन्फिस्केशन है, या अनअकाउंटेड स्टॉक मिल गए जो लायबल टू कॉन्फिस्केशन है, तो 130 का एक्शन होता है। तो
130 का एक्शन जो होता है लायबल टू कॉन्फिस्केशन, 67(2) में सर्च सीजर हुआ और गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन मिल गए। या 129 में, सुनिएगा, 129 में यहां पे एक्शन ली गई क्योंकि ड्यूरिंग ट्रांजिट आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे ट्रांसपोर्ट करते वक्त, तो पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी, आल्सो गुड्स आर लायबल टू कॉन्फिस्केशन होगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने थोड़ा कोशिश किया है ये चार्ट में कि कौन सी एक्शन आपके अगेंस्ट में कब हो सकती है। ओके, ये चार्ट में कोशिश किया हुआ है, नो डाउट। ओके, क्रॉस एक्शन भी होती है, लेकिन एक थोड़ा आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि कौन सी एक्शन कब हो सकती है। तो देखिए, बस थोड़ा ये पॉइंट को समझ लेना, 73 74 का एक्शन हुआ तो भाई साहब आपका लक समझना, क्यों? क्योंकि उसमें पेनल्टीज भी डिस्काउंट स्कीम में मिल जाती है, इंटरेस्ट लगता है, पर पेनल्टी पे बहुत सारी रियायत मिल जाती है, लेकिन आपको सेक्शन 132 की रियायत नहीं मिलेगी। और सेक्शन 129 130 अलग ही है। 129 130 आपका शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट का पेनल्टी नहीं है। सेक्शन 129 जो है वो 129 इन ट्रांजिट आपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं किया, और 130 कॉन्फिस्केशन से रिलेटेड है। ओके, तो वो एक्शन इवन दो 73 74 में हुआ, लेकिन ओके वो एक्शन तो आपकी अलग से होके रहेगी और 132 का भी होके रहेगा। अगर 132 में आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग में फंस गया आप, अब उसके कुछ क्राइटेरिया है, और 130 में आप 132 में आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग में फंस गए, ओके, तो वो सिचुएशन में आपको जेल हो सकती है। जेल के क्राइटेरिया का कितना इम्प्रिजनमेंट होगा उसके क्राइटेरिया दिया अलॉन्ग विद फाइन। लेकिन कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंस एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, कॉग्नाइजेंस मतलब बेल, आपको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी डिपेंड है कि आपका कॉग्नाइजेबल है या नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। ओके, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये कॉग्नाइजेंस वर्ड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ते वक्त? हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ते वक्त कि इसके बेस पर डिसाइड होता है कि बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक्शन लो यार, पर आदमी बेल चाहता है, तुमको क्या करना है, पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, पेनल्टी चाहिए, ले लो, लेकिन मुझे बेल चाहिए भाई साहब, मुझे बेल चाहिए। तो वो कॉग्नाइजेंस और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, अब कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस मतलब इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशंस। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि भाई भाई मुझे जेल में मत जा, मत लेके जा, तुझे पैसा चाहिए, फाइन चाहिए, क्या चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा है, पर जेल में मत डाल, मेरा स्टेटस खराब हो जाएगा। तो ऐसे केस में कंपाउंडिंग भी हो सकती है, पर कब होगी और कब नहीं वो हम पढ़ेंगे। और ये कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, अब यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2023 ने इसके रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स किए, वो भी आपको देख के जाना है। ओके, लेकिन कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस भी हो सकता है। तो ये सारे सेक्शंस अगर आप फ्लो में देखोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे, और इस बार ये चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, तो चलिए, ये हमने देखा रिगार्डिंग टू पूरा फ्लो कि कैसे एक्शन होगी, कैसे एडजुडिकेशन होगा, कौन से सेक्शन में एडजुडिकेशन होता है, तो पेनल्टी कैसे लगती है, ये पूरा फ्लो हमने यहाँ पे देखा। समझ में आया होगा? तो क्या देख रहे हो भाई साहब, लाइक कीजिएगा। ओके, चलो अब आते बेटा सेक्शन यहाँ पे 122 में। ओके, 122 यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे। तो मैंने 122 और 122 से कनेक्टेड सेक्शंस लिए हैं। उसके बाद में सेक्शन 129 और 130, ये दो सेक्शन मुझे लगता है इस बार इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कंटिन्यूअस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको देख लेना है। चलिए, 122 सबसेक्शन 1 में बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस दिए हुए हैं। अब ये जो बहुत सारे ऑफेंसेस दिए और इसकी पेनल्टी दी है, तो मैंने ऑफेंसेस को क्या हुआ कि टाइटल के बेस पर क्लासिफाई कर दिया है, सो दैट आपको याद रखने में आसानी होगी। तो चलिए एक एक ऑफेंस में आपको अच्छे से समझा देता हूं। पहला, इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई से रिलेटेड अगर आपने ऑफेंस किए हो तो आपको पेनल्टी कितनी लगेगी? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस, ध्यान से देखिएगा, विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस मतलब क्या? आपने कोई भी गुड्स या सर्विस सप्लाई किया और उसका इनवॉइस नहीं दिया, या इश्यू इनकरेक्ट और फॉल्स इनवॉइस, आपने इनकरेक्ट या फॉल इनवॉइस इश्यू किया, और इसमें ये जो आपने सप्लाई किया गुड्स और सर्विस का विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस कर दिया, जबकि आपको इनवॉइस गुड्स का होगा तो एट द टाइम आप रिमूवल देना पड़ता है, या सर्विसेज देना दिया होगा तो विद इन 30 या 45 डेज देना पड़ता है, या आपने इनकरेक्ट या फॉल्स इनवॉइस दिया। सेकंड, इनवॉइस इश्यू ऑफ इनवॉइस बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, ये तो बहुत सीवियर ऑफेंस है, ये तो फेक इनवॉइस हुआ। अगर इसको हम कहते हैं फेक इनवॉइस, फेक इनवॉइस, अगर किसी ने भी यहां पे इनवॉइस या बिल दे दिया, बिल मतलब बिल ऑफ सप्लाई, और विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन वायलेशन, जिसमें क्लियर है कि इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी आपने सप्लाई कर दिया ओके गुड्स और सर्विस का, और उसका सॉरी आपने इनवॉइस दे दिया पर उसका सप्लाई नहीं किया गुड्स और सर्विसेज का, और जिसमें क्लियर कट वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट है,
तो वो ऑफेंस माना जाएगा। तीसरा, इश्यू ऑफ इनवॉइस यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, तो इनवॉइस से रिलेटेड ये 3 ऑफेंस मेजर ऑफेंस माने जाएंगे जिसकी पेनल्टी 122(1) में लगेगी अगर आपकी केस 73, 74 में नहीं लगी होगी। ओके, तो यहाँ पे जो है आपने पहला कि आपने सप्लाई कर दिया गुड्स और सर्विस विदाउट इनवॉइस या इनकरेक्ट या फॉल्स इनवॉइस में, या आपने फेक इनवॉइस दे दिए विदाउट सप्लाई जिसमें क्लियर कट वर्ड है वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, या फिर आपने दूसरे पर्सन का जीएसटी नंबर देके इनवॉइस इशू किया, तो ये ऑफेंस इनवॉइस से रिलेटेड है। दूसरा, कलेक्शन और पेमेंट से रिलेटेड ऑफेंसेस देखते हैं। अब कलेक्शन और पेमेंट से रिलेटेड ऑफेंस मतलब कलेक्ट एनी अमाउंट ऑफ टैक्स बट फेल्स टू पे टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, यानी आपने कस्टमर से टैक्स दिया, कस्टमर से टैक्स लिया और गवर्नमेंट को नहीं पे किया, ओके, बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, यानी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है और आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया, ओके, विद इन 3 months, यानी 3 months तक वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, पर 3 months के बाद वो ऑफेंस माना जाएगा। अब ये 122 की ये केस में पेनल्टी कब लगाएंगे? अगर आपकी एक्शन 73, 74 में नहीं हुई होगी, और हो सकता है आपका बेस जजमेंट असेसमेंट हुआ और जिसने आपने कस्टमर से लिया पर गवर्नमेंट को नहीं दिया, और सेक्शन 62, 63 का बेस जजमेंट असेसमेंट हुआ, तो पेनल्टी कौन से सेक्शन में लगाओगे? 122 में। लेकिन अगर ये नॉन पेमेंट का एक्शन 73, 74 में हुआ होगा तो पेनल्टी इस सेक्शन में नहीं लगेगी, फिर पेनल्टी 73, 74 की जो पेनल्टी उसमें लगेगी, फिर अदर देन फ्रॉड या फ्रॉड के एक बेस पर लगेगी। लेकिन अगर आपने अगर डिपार्टमेंट ने 73, 74 का केस नहीं लगाया हुआ, बेस जजमेंट होगा या अदर सेक्शन में लगाया होगा, और उसमें पता चला कि आपने कस्टमर से लिया पर गवर्नमेंट को 3 महीने के अंदर फ्रॉम द ड्यू डेट नहीं दिया, तो ये सेक्शन की पेनल्टी लग जाएगी। उसके बाद में कलेक्ट एनी टैक्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बट फेल्स टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट, यानी आपने कोई भी टैक्स कलेक्ट किया इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बट फेल्स टू पे टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ओके, अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले केस में आपने एज पर लॉ टैक्स लिया पर गवर्नमेंट को नहीं दिया, दूसरे केस में आपने इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ टैक्स लिया, मतलब हो सकता है आप एग्जम्पशन में थे, हो सकता है कि आपको रेट 5% है पर कस्टमर से 28% एक्सेस टैक्स लिया हो, यानी सेकंड केस अगर आपको लिखना हो तो आपने एक्सेस टैक्स लिया, इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट लिया और गवर्नमेंट को नहीं दिया विद इन 3 months। ये 3 months याद रखना, 3 महीने में नहीं दिया हो तो ही एक्शन आपके अगेंस्ट में होगी। और आप अगर आपने टीडीएस टीसीएस रिलेटेड, यानी जो भी पर्सन ने टीडीएस और टीसीएस के रजिस्ट्रेशन लिए हैं और उन्होंने अगर कॉन्ट्रावेंशन किए, अब क्या कॉन्ट्रावेंशन किए? फेल टू डिडक्ट ओके टैक्स अंडर 51, डिडक्ट एन अमाउंट लेस देन द अमाउंट रिक्वायर्ड, या फेल्स टू पे टू द गवर्नमेंट अमाउंट डिडक्टेड टैक्स, यानी 3 कॉन्ट्रावेंशन किए टीडीएस के। आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या कम अमाउंट का किया, या फिर आपने कलेक्ट करके गवर्नमेंट को नहीं दिया। टीसीएस का भी तीनों सिमिलर, ओके, टीसीएस का भी सिमिलर, तो ये ऑफेंस भी माना जाएगा। और यहाँ 3 महीने का क्राइटेरिया नहीं है, जैसे ऊपर के 2 केसेस में 3 महीने क्राइटेरिया है, यहाँ टीडीएस टीसीएस में आपको इमीडिएटली गवर्नमेंट को देना है। आपने नहीं कट किया तो भी ऑफेंस माना जाएगा, कम कट किया तो भी ऑफेंस माना जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपने अगर ओके ये कलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंस है। दूसरा, आईटी से रिलेटेड कौन से सीवियर ऑफेंस माने जाएंगे? तो आईटीसी से रिलेटेड वो कवर कहते हैं टेक और यूटिलाइज, मतलब आपने आईटीसी अवेल किया या यूटिलाइज किया विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ये सीवियर ऑफेंस माना जाएगा। अगर आपने आईटीसी लिया इनवॉइस बेसिस पे, बहुत लोग करते हैं ऐसा, अगर आपने इनवॉइस बेसिस पे आईटीसी लिया विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स, विदाउट रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज, और उसमें इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट लिया, मतलब ये एक्ट आपको अलाउ नहीं करता है पर आपने ले लिया, जैसे जॉब वर्क के केस में अलाउ करता है तो ठीक है, पर अगर आपको अलाउ नहीं करता है और इन कॉन्ट्रावेंशन आपने बिना गुड्स रिसिप्ट और सर्विसेज का अगर किया तो फिर वो सीवियर ऑफेंस 122 में आ सकता है। तो ख्याल रहे। ओके, बहुत से लोग क्या होता है इनवॉइस अपडेट हो गया ले लो क्रेडिट, ऐसा मत करना, वो सीवियर ऑफेंस माना जाता है। ओके, टेक और डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 20, यानी आईएसडी ने एक्सेस आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये था आईटीसी रिलेटेड ऑफेंस। ओके, टाइटल वाइज याद करना तो आपको याद आ जाएंगे। ओके, टाइटल वाइज याद करना, मैं आपको पहले कह रहा हूं। रजिस्ट्रेशन रिलेटेड ऑफेंस, लायबल टू गेट रजिस्टर्ड बट फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, मतलब आपने ओके सेक्शन 22 में आप लायबल टू रजिस्टर्ड हो गए, थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया। 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ गए पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, यानी आप लायबल थे बट नॉट ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन, या फर्निश फॉल्स इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन, तो ये भी ऑफेंस जो है सीवियर ऑफेंस माना जाएगा, 122 की पेनल्टी में आ जाएगा।
डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन रिलेटेड ऑफेंस, falsifies financial records या प्रोड्यूस फेक अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट, फर्निशेस फॉल्स इंफॉर्मेशन रिटर्न विद एन इंटेंशन टू एवॉइड द पेमेंट ऑफ टैक्स। अब देखो ऑफेंस तब माना जाएगा अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन या रिटर्न दिया जिसमें इवेजन करने का आपका इंटेंशन था। अगर आप प्रूव कर देते हो कि ठीक है सर इंफॉर्मेशन गलत हो गई, रिटर्न गलत हो गया, पर उसमें इंटेंशन फ्रॉड करने का नहीं था, तो फिर ये 122 का पेनल्टी नहीं लगेगा। 122 का पेनल्टी तब लगेगा स्पेशली जहां क्लियर इंटेंशन है टू एवॉइड द पेमेंट ऑफ टैक्स। फेल्स टू कीप और मेंटेन और रिटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, टेम्पर विथ और डिस्ट्रॉय एनी मटेरियल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स, तो ये भी ऑफेंस माना जाएगा। टर्नओवर रिलेटेड, सप्रेसेस द टर्नओवर लीडिंग टू इवेजन ऑफ टैक्स। समझ लो आप कंपोजिशन स्कीम में आप ऑप्ट कर रहे हो, जबकि आपको कंपोजिशन स्कीम मिलती नहीं है क्योंकि आपका तो टर्नओवर 1.5 करोड़ 75 लाख या 50 लाख के ऊपर है, और कंपोजिशन स्कीम तो आपको मिलती नहीं है, पर आपने कंपोजिशन स्कीम ले ली टर्नओवर सप्रेस करके, या किसी भी रीजन की वजह से अगर आपने टर्नओवर सप्रेस किया होगा जिससे टैक्स का इवेजन हुआ। हाँ, अगर टर्नओवर सप्रेस किया पर टैक्स का इवेजन नहीं हुआ तो जीएसटी का ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अदर एक्ट का ऑफेंस हो सकता है पर जीएसटी का नहीं माना जाएगा। जीएसटी का ऑफेंस तभी माना जाएगा कि आपने सप्रेस किया एंड लीडिंग टू इवेजन ऑफ टैक्स। ट्रांसपोर्टर या वेयरहाउस से रिलेटेड क्या ऑफेंस है? ट्रांसपोर्ट टैक्सेबल गुड्स विदाउट डॉक्यूमेंट्स, ईवे बिल, चालान एक्सेट्रा। अगर आपने कोई भी यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट किया, ईवे बिल नहीं है, कोई चालान नहीं है, इनवॉइस नहीं है, उसकी एक्शन। अब ईवे बिल नहीं है तो भाई साहब इधर भी एक्शन होती है और 129 में भी होती है, पर ठीक है ओके, कोई एक पेनल्टी लगेगी आपको 122 की या 129 की, वो हम देखेंगे। लेकिन इनवॉइस नहीं है, चालान नहीं है या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, या सप्लाइज, ट्रांसपोर्ट और स्टोर एनी गुड्स विच हैज बीन रीजन टू बिलीव आर लायबल टू कॉन्फिस्केशन। या किसी वेयर हाउस कीपर ने, यहां पे सुनना मेरी बात, किसी वेयर हाउस कीपर ने कोई ऐसे गुड्स स्टोर कर दिए ओके, या कोई भी ट्रांसपोर्टर ऐसे गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है जो लायबल टू कॉन्फिस्केशन है, तो उस पर भी सेक्शन 122 की पेनल्टी आएगी। रिफंड रिलेटेड, फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन द रिफंड, प्रॉपर ऑफिसर, हमारे ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट या प्रिवेंट किया एनी ऑफिसर टू कैरी हिज ड्यूटीज, फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट कॉल्ड बाय द ऑफिसर, वो भी ऑफेंस माना जाएगा। और सीज गुड्स से रिलेटेड, डिस्पोज और टेम्पर विथ एनी ऑफ द गुड्स डिटेन, सीज और अटैच। अगर आपका कोई गुड्स डिटेन किया होगा या सीज किया होगा लेकिन आपने वो गुड्स गायब कर दिया, डिस्पोज कर दिया, टेम्परिंग कर दिया, तो वो ऑफेंस माना जाएगा। तो इतने सारे ऑफेंस सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 में दिए हैं। थोड़ा अच्छे से रीड करके जाना, और टाइटल बेस अगर आप रीड करके जाओगे तो आपको आसान होगा। तो अगर ये ऑफेंस करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी क्या है? आपके ऊपर पेनल्टी है हायर ऑफ द फॉलोइंग, आपके ऊपर पेनल्टी हायर ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट अ मिनट, आपके ऊपर पेनल्टी हायर ऑफ द फॉलोइंग मतलब कितना? 10,000। अब ये 10,000 सीजीएसटी का आपको लिखना है तो लिख देना, सीजीएसटी का 10,000 और एसजीएसटी का 10,000, ऐसे टोटल 20,000, और आईजीएसटी होगा तो 20,000, आईजीएसटी होगा तो 20,000, ठीक है। तो 10,000 सीजीएसटी ओके, और एसजीएसटी का 10,000 ऐसा 20, या आईजीएसटी का 20, या एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू एनी ऑफ द फॉलोइंग दैट इज 100% ऑफ टैक्स इवेडेड। अब इसको 200 मत कर देना, 100% ऑफ टैक्स इवेडेड मतलब सीजीएसटी वॉट एवर इवेडेड, एसजीएसटी वॉट एवर इवेडेड, इसका 100%, इसका आप जब सीजीएसटी का 100 लोगे और एसजीएसटी का 100 लोगे तो वो दोनों का कवर हो जाएगा। इसको डबल मत कर देना, जैसे हमने 10,000 को डबल कर दिया, ये 10,000 सीजीएसटी का है और एसजीएसटी का 10,000, ऐसे 20 हो जाएगा, और आईजीएसटी होगा तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ टैक्स इवेडेड मतलब क्या? अगर आपने सीजीएसटी इवेड किया होगा, सीजीएसटी किया होगा तो एसजीएसटी किया ही होगा, तो जो भी सीजीएसटी का होगा और एसजीएसटी का होगा इसके टोटल का 100%, या आईजीएसटी होगा तो आईजीएसटी का 100% उसमें आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे तो डिस्काउंट स्कीम है ही नहीं, यानी मेरा आपको ये कहना है कि यहाँ 100% पेनल्टी फिक्स है, इसलिए 73-74 का एक्शन आपके अगेंस्ट में होना ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि 122 का पेनल्टी लग गया भाई साहब तो 100% लग गया फिर ओके। 10,000 या 100% ऑफ टैक्स डिवाइडेड, यानी सीजीएसटी का 100, एसजीएसटी का 100 और आईजीएसटी होगा तो आईजीएसटी का 100। अगर टीडीएस आपने डिडक्ट नहीं किया होगा, शॉर्ट डिडक्ट किया होगा, तो जितना आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या शॉर्ट डिडक्ट किया उसका 100%, आपने टीसीएस नहीं डिडक्ट किया होगा या शॉर्ट कलेक्ट किया होगा तो उसका 100%, आईटीसी अवेल और पास और डिस्ट्रीब्यूटेड इरेगुलरली, आपने
ओके, आईटीसी के दो फ्रॉड किए होंगे। ओके, एक तो आपने बिना गुड्स और सर्विस रिसीव करके आईटीसी लिया होगा, या दूसरा आपने आईएसडी एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, तो जितना आपने आईटीसी लिया उसका 100%, या रिफंड का होगा तो रिफंड का 100%। तो दोस्तों ओके, ये आपकी सेक्शन 122(1) की पेनल्टी रहेगी, ये मैंने आपको यहां बताया। उसके बाद में सेक्शन 122(1)(a), ओके, ये पेनल्टी आपने देखा, ये एक सेक्शन में सारी पेनल्टीज हमने देखा। ओके, अच्छे से रीड करके जाना, पेनल्टीज याद रखना आसान है, पर सिचुएशंस आपने टाइटल के बेस पर सिचुएशन याद करके जाना। अब 122(1)(a) क्या कहता है? एनी पर्सन हु रिटेन द बेनिफिट्स ऑफ ट्रांजेक्शन कवर्ड अंडर अबव क्लॉजेस, दैट इज 1 and 2, एंड ए का 1 and 2 और सी का 1 and 2, मतलब ए का 1 and 2 यानी अगर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विदाउट इनवॉइस, या इनवॉइस दिया पर सप्लाई नहीं किया, और सी का 1 and 2 मतलब आईटी से रिलेटेड, मतलब ये दो, ओके, इनवॉइस से रिलेटेड और आईटीसी से रिलेटेड, तो आप लिख सकते हो इनवॉइस रिलेटेड, ओके, इनवॉइस रिलेटेड और आईटीसी रिलेटेड, आईटीसी रिलेटेड ऑफ सबसेक्शन 1 एंड हुज इंस्टेंस ट्रांजेक्शन इज कंडक्टेड, तो उसके ऊपर पेनल्टी है, और पेनल्टी टैक्स इवेडेड और आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और पास ऑन। अगर आपने किसी के कहने पे या किसी ने आपको हेल्प किया, ओके, ऐसे ट्रांजैक्शंस करने के लिए जो इनवॉइस से रिलेटेड 1 and 2 है, यानी आपने इश्यू ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई, या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विदाउट इनवॉइस या रॉन्ग इनवॉइस, या आईटीसी रॉन्गली टेकन और यूटिलाइज, तो वो केसेस में जो अगर फेक डॉक्यूमेंट, फेक आईटीसी और फेक इनवॉइस का अगर फ्रॉड होगा, तो ऐसे केस में ओके, सप्लायर ने इनवॉइस दिए होगे तो उस पर भी पेनल्टी है, और रिसिपिएंट ने, ध्यान सुनना, ये पेनल्टी सिर्फ सप्लायर के एंगल से मत लेना, अगर रिसिपिएंट ने आईटीसी गलत लिए होगे, यानी इस सेक्शन में दोनों पार्टी पे पेनल्टी आ सकती है। इसने फेक इनवॉइस दिया, सुनिएगा, इसने फेक इनवॉइस दिया तो इस पर भी आ सकती है, या इसने विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स आईटीसी ले लिया फेक इनवॉइस पे, तो इस पर भी पेनल्टी इसी सेक्शन में आएगी। मतलब कभी केस स्टडी पढ़ते वक्त दोनों सेक्शन में, सप्लायर पे और रिसिपिएंट पे, इसी सेक्शन में आपको पेनल्टी लगानी पड़ेगी दोनों पार्टीज पे। और अगर कोई इस ट्रांजैक्शन को डिजाइन करके बेनिफिट लेता है और उसके कहने पे ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है, और वो भी 100% पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 122(1)(b पेनल्टी फॉर ईसीओ, ये अच्छे से पढ़ के जाना, ये फाइनेंस एक्ट 2023 की अमेंडमेंट थी। ओके, पूछा जा सकता है, ईसीओ अलाउ अ सप्लाई थ्रू इट बाय यूआरपी अदर देन पर्सन एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। हाँ, ये ईसीओ पे पेनल्टी लगाई गई है। अगर ईसीओ ने अपने प्लेटफॉर्म पे अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई अलाउ किया अदर देन पर्सन एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। अब ध्यान रखना, अदर देन पर्सन एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, यहां पे ध्यान से सुनो, उसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में ओके, फाइनेंस एक्ट 23 से कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी जो मैंने आपको पढ़ाया भी था। वो अमेंडमेंट ये थी कि सप्लायर ऑफ सर्विस अगर ईसीओ के थ्रू सप्लाई करते हैं, इवन दो वो इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, पर उनको थ्रेशोल्ड मिलेगा। और अभी फाइनेंस एक्ट 2023 में उन्होंने जो है गुड्स के लिए भी ऐड किया था, और अगर कोई गुड्स, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई गुड्स यहां पे ईसीओ के थ्रू सप्लाई करता है और इवन दो वो इंटरस्टेट कर रहा है, कुछ कंडीशंस थी, कंडीशंस मतलब पैन वगैरह सारी डिटेल्स देना पड़ेगा, उसको इंटरस्टेट अलाउड नहीं है, सॉरी यहां पे सॉरी, अगर कोई गुड सप्लाई कर रहा है और ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है या सर्विसेज, यहां इंटरस्टेट का नहीं बात करें, सर्विस तो इंटरस्टेट अलाउड है, लेकिन गुड्स अगर है और गुड्स ईसीओ के थ्रू सप्लाई हो रहा है और वो इंटरस्टेट नहीं होता है, ध्यान सुनना, वो इंटरस्टेट नहीं होता है और पैन वगैरह देके एनरोलमेंट नंबर लेता है, तो वो सिचुएशन में उसको एग्जम्पशन है। तो सर्विस वालों को ईसीओ के थ्रू, जो सेक्शन 52 के ईसीओ है उनके थ्रू सप्लाई होता है, तो उनको थ्रेशोल्ड तक रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वो लोग ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे फाइनेंस एक्ट 2023 में गुड्स वालों को अलाउ कर दिया है ईसीओ के थ्रू, अमेजॉन के थ्रू सप्लाई करना, कुछ कंडीशंस पे कि उनका इंटरस्टेट नहीं होना चाहिए, उनका पैन आ जाना चाहिए, उन्होंने एड्रेस डिटेल दे देना चाहिए, एनरोलमेंट नंबर ले लेना चाहिए, तो उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। वो दो लोग छोड़ के अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन ईसीओ के थ्रू सप्लाई करेगा तो ईसीओ पे पेनल्टी है। दूसरा, ईसीओ अलाउ एन इंटरस्टेट सप्लाई थ्रू इट बाय अ पर्सन हु इज नॉट सो एलिजिबल। हाँ,
ईसीओ ने ऐसे पर्सन को इंटरस्टेट सप्लाई अलाउ किया जो एलिजिबल नहीं है, मतलब वही वो जो मैंने अभी एक्सेप्शन बताया था कि ओके यहां पे सेक्शन 24 क्या कहता है, एक बार फिर से सुनिए। सेक्शन 24 कहता है कि अगर कोई भी इंडिया का पर्सन ऐसे ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है जो सेक्शन 52 के ईसीओ है, तो सप्लायर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके दो एक्सेप्शंस थे, सप्लायर ऑफ सर्विस। सप्लायर ऑफ सर्विस होगा तो वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर सकता है, उसको रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड तक लेने की जरूरत नहीं है। और फाइनेंस एक्ट 2023 ने गुड्स को अलाउ कर दिया है। अगर आप उसमें नोटिफिकेशन आया 23 में और गुड्स को अलाउ कर दिया है, और गुड्स को यह अलाउ किया है कि अगर कोई छोटा सप्लायर होगा और ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा होगा और ईसीओ उसका इंटरस्टेट नहीं करेगा, और उसको एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा, तो वो सिचुएशन में ओके वो रजिस्ट्रेशन के बिना भी ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब अगर वो ईसीओ, वो सप्लायर जो गुड्स का सप्लायर है और ईसीओ पे अमेजोन पे रजिस्टर्ड है और अमेजोन ने गलती से भी उसका इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया, उसको सिर्फ इंट्रा अलाउड है, गलती से भी इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया, तो फिर ईसीओ पे पेनल्टी होगी। थर्ड, ईसीओ फेल्स टू फर्निश करेक्ट डिटेल्स ऑफ जीएसटीआर 8 of outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining the registration। जीएसटीआर 8 में उसको सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी ऐसे दो लोगों की जिनको ईसीओ के थ्रू अलाउ किया है विदाउट रजिस्ट्रेशन टिल थ्रेशोल्ड, और उसकी डिटेल्स अगर जीएसटीआर 8 में नहीं दिया गया तो पेनल्टी लग सकती है। तो ये जो पेनल्टी है ये 10,000, ओके, सीजीएसटी का 10, एसजीएसटी का 10 और आईजीएसटी का 20 और टैक्स इन्वॉल्व इफ सप्लाई वाज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन डीलर। ओके, यानी कंपोजिशन डीलर नहीं होगा, ओके, बाकी ने एक सप्लाई किया होगा तो जितना टैक्स इन्वॉल्व है, ओके, टैक्स इन्वॉल्व या 10 प्लस 20,000 विच एवर इज हायर। हाँ, कंपोजिशन डीलर होगा तो कंपोजिशन डीलर के केस में कंपोजिशन डीलर एक, इसमें भी फाइनेंस एक्ट 2023 से अमेंडमेंट हुई थी कि कंपोजिशन डीलर गुड सप्लाई कर सकता है ईसीओ के थ्रू और कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन है। ओके, पर कंपोजिशन डीलर के अलावा कोई दूसरा पर्सन होगा और यहां पे ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा होगा तो ईसीओ पे ये पेनल्टी आ सकती है अगर ये 3 कॉन्ट्रावेंशन उसने किए होंगे। ओके, तो ये 3 कॉन्ट्रावेंशन अच्छे से पढ़ के जाना ना। उसके बाद में ये तो था 122(1)(a), 122(1)(b). अब 122(2) रजिस्टर्ड पर्सन, अब ये 122(2) रजिस्टर्ड पर्सन को अप्लाई होता है। अब ध्यान सुनना, 121 टैक्सेबल पर्सन को अप्लाई होता है, मतलब अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिए होंगे और ये कॉन्ट्रावेंशन किए होंगे तो भी ये सेक्शन की पेनल्टी लगेगी। लेकिन 122(2) ये रजिस्टर्ड पर्सन को ही अप्लीकेबल होगा। ओके, अब ये रजिस्टर्ड पर्सन को क्या एप्लीकेबल होगा, देखो, सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन विच टैक्स नॉट और शॉर्ट बीन पेड या इरोनियसली रिफंडेड, ओके, इरोनियसली रिफंडेड और फॉर रीजन अदर देन फ्रॉड, हाँ, इरोनियसली रिफंडेड, और वेयर आईटीसी हैज बीन रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज। मतलब यहां पे दो अगर प्रॉब्लम होगी, मतलब क्या, अगर ये दो चीजें हैं कि टैक्स शॉर्ट पेड, नॉट पेड, इरोनियसली रिफंडेड और आईटीसी रॉन्गली अवेल यूटिलाइज, अगर ये बाय रीजन ऑफ फ्रॉड होगा, ओके, यानी ये जो ऑफेंस दिए ये और ये बाय रीजन अदर देन फ्रॉड होगा, विलफुल मिसस्टेटमेंट, तो पेनल्टी हायर ऑफ द फॉलोइंग 10,000 और 10% ऑफ टैक्स ड्यू विच एवर इज हायर। ओके, तो यहाँ 10,000 प्लस 10,000, जहां पे भी 10,000 दिख रहा है वहां प्लस 10,000 एसजीएसटी का भी लेना, और 10% ऑफ टैक्स, तो 10 को 20 मत करना, 10 ऑफ सीजीएसटी, 10 ऑफ एसजीएसटी और 10 ऑफ आईजीएसटी। आई होप आपको समझा होगा। तो उतनी पेनल्टी, और फ्रॉड होगा तो 10,000 प्लस 10,000 और 100% ऑफ टैक्स ड्यू, ओके, वो लगेगा। पर देखो, ये 122(2) कब लगेगा, अगर आपकी एक्शन 73-74 में नहीं हुई होगी, और अगर आपकी एक्शन, थोड़ा मैं समझा देता हूं, 73-74 क्या कहता है, 73-74 कहता है टैक्स शॉर्ट पेड, नॉट पेड, इरोनियस रिफंड, रॉन्गली अवेल और आईटीसी, तो एक्शन 73-74 में होती है। तो अगर एक्शन इसमें हो गई तो फिर 122(3) अप्लाई नहीं, सॉरी 122(2) अप्लाई नहीं होगा। तो सर, पर केस अगर शॉर्ट पेड, नॉट पेड किया, इरोनियस रिफंड किया या आईटीसी होगी तो सर वो 73-74 में ही जाएगी, वो इधर क्यों आएगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 73-74 का केस ना लगे।
एग्जाम्पल, बेस जजमेंट असेसमेंट किया आपका, और बेस जजमेंट असेसमेंट में ऑर्डर में आया कि आपने इतना टैक्स नहीं दिया। अब बेस जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर डायरेक्ट सेक्शन 62 63 का होता है, वो 73 74 में नहीं आता है। तो अगर आपका बेस जजमेंट हुआ है और उसमें ओके बेस जजमेंट अगर आपका समझ लो आप रजिस्टर्ड हो, नो डाउट नो डाउट, ओके आप रजिस्टर्ड हो और आपने रिटर्न नहीं फाइल किया और 62 का बेस जजमेंट असेसमेंट हुआ है, ओके क्यों, क्योंकि ये रजिस्टर्ड पर्सन को ही अप्लीकेबल है। तो 62 का रजिस्टर बेस जजमेंट असेसमेंट हुआ और उसमें आपका शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट का केस लगा है, ओके या आप रजिस्टर्ड हो और रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ आईटीसी का केस लगा हुआ है बेस जजमेंट में, तो बेस जजमेंट में आपके अगेंस्ट में केस लगा होगा या मिसमैचिंग का केस लगा होगा और वो अदर देन फ्रॉड होगा तो उसकी पेनल्टी 73 74 में जाएगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि एक्शन 73 74 का ऑर्डर ही नहीं है, वो डायरेक्ट बेस जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर है, तो उसकी पेनल्टी 122 में यहां पे लगेगी। और खास बात क्या है, लिखना है तो लिख देना आपने, यहां पे कोई डिस्काउंट स्कीम नहीं है, यहां पे कोई डिस्काउंट स्कीम नहीं है का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहां पे अदर देन फ्रॉड होगा तो आपको पूरा 100% ऑफ टैक्स, मतलब अगर वो हायर होगा तो उतना देना ही पड़ेगा, आई रिपीट उतना देना ही पड़ेगा। यहां पे 15 25 50 वगैरह कुछ भी नहीं है। और ओके या अदर देन फ्रॉड होगा तो ओके 10 + 10 20 यानी ओके 20,000 सीजीएसटी का 10 एसजीएसटी का 10 या 10% ऑफ टैक्स ड्यू यानी 10% ऑफ सीजीएसटी प्लस 10% ऑफ एसजीएसटी, ऐसा आपको देना पड़ेगा। तो यहां लिख देना, यहां कोई रियायत नहीं है, डिस्काउंट स्कीम नहीं है अगर ये केस यहां फंस जाती है 122 में। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके तो नाउ अब आते हैं सेक्शन 122(3) में, अदर पर्सन फॉर विच नो पेनल्टी कवर्ड अबव। अब समझ लो अदर पर्सन पे पेनल्टी यानी क्या भाई, जो मेन बंदा है जो फ्रॉड कर रहा है वो तो ठीक है, पर उसके साथ ट्रांसपोर्टर भी इन्वॉल्व होता है, बायर भी इन्वॉल्व होता है। बहुत सी बार तो मेरे साथ मेरे को ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर बिना बिल का हमको हमारी एडमिशन ले लो, यानी बायर इन्वॉल्व है, मैं ऐसा करता नहीं हूँ पर बायर इन्वॉल्व है। ओके तो ऐसे सिचुएशन में या कोई ऑफिस करने में हेल्प कर रहा है और उसको ऊपर दिए गए सेक्शन में पेनल्टी नहीं लगी होगी तो फिर 122(3) में लगेगी। तो एनी पर्सन हु एड और अबेट एनी ऑफ द अबव 21 ऑफेंसेस, मतलब कोई भी पर्सन होगा, मे बी ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस कीपर, जिसने हेल्प किया, बायर, कोई भी पर्सन होगा जिसने हेल्प किया और ऊपर के सेक्शन में पेनल्टी नहीं लगी होगी तो 122(3) की पेनल्टी लग सकती है। डील इन गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन, मे बी रिसीवर, सप्लाइंग, स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टर, ओके तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। रिसीव और डील विथ सप्लाई ऑफ सर्विस इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस एक्ट, ऐसी सर्विस दी जो इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस एक्ट है, रिसीव किया या डील किया ऐसी सर्विस में, तो ये सारी पेनल्टीज तीसरे आदमी पे, थर्ड पर्सन पे लगती है, जो मेन कल्प्रिट नहीं है पर कल्प्रिट को हेल्प करने वाला है। फेल्स टू अपीयर बिफोर अथॉरिटी हु हैज इशूड द समन, इंपॉर्टेंट याद रखना। ओके एक कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि भाई समन दिया और नहीं आया तो पेनल्टी किसमें, तो पेनल्टी 122(3) में लग सकती है। फेल्स टू इशू एनी इनवॉइस फॉर सप्लाई, सप्लाई का इनवॉइस नहीं दिया और ऊपर के सेक्शन में पेनल्टी नहीं लगी होगी तो यहां पर पेनल्टी लग सकती है। और पेनल्टी यहां पे 100% नहीं है, एक्सटेंडिंग अप टू ₹25,000, यानी ये जो पेनल्टी लगेगी आपको सेक्शन 125 में, सॉरी सेक्शन 122(3) में, ये पेनल्टी आपकी जो है यहां पे एक्सटेंडिंग अप टू 25,000, मतलब लिख देना सीजीएसटी 25,000, एसजीएसटी 25,000 और आईजीएसटी आपका 50,000, आईजीएसटी आपका 50,000, इतना पेनल्टी आपके ऊपर लग सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये सकता है 122(3). नाउ पेनल्टी फॉर अदर एजेंसीज 123 की, तो अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिटर्न नहीं दिया बैंक ने, इंश्योरेंस कंपनी में, तो विद इन टाइम नहीं दिया तो उनके ऊपर पेनल्टी है ₹100 फॉर ईच डे, 100 + 100 कर देना और 5,000 + 5,000 कर देना, सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी का डबल ले लेना, आईजीएसटी का डबल ले लेना। फेलियर टू फर्निश स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन 151 को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइन अप टू 10,000, 10,000 + 10,000 कर देना। ओके फॉर कंटिन्यूइंग ऑफेंस फर्दर अप टू ₹100 पर डे बट मैक्सिमम 25,000, मतलब ये 100 + 100 और 25,000 + 25,000, यानी जहां पे भी आपको ऐसे फिक्स अमाउंट दिखेगी वहां डबल कर देना। हाँ जहां ऐसा लिखा है 100% ऑफ टैक्स ड्यू तो वो ऑटोमेटिकली 100% ऑफ सीजीएसटी, 100% ऑफ एसजीएसटी, 100% ऑफ आईजीएसटी आ जाएगा। ठीक है। जनरल पेनल्टी इंपॉर्टेंट, एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट फॉर विच नो पेनल्टी इज सेपरेटली प्रोवाइडेड,
तो यहाँ पे जनरल पेनल्टी जो है वो 25,000 प्लस 25,000 और आईजीएसटी होगा तो 50,000। मतलब ऐसी कोई भी सिचुएशन जहां पे ऊपर कहीं पे भी पेनल्टी नहीं आ रही है, ओके, कहीं पे भी पेनल्टी नहीं आ रही है। अब जनरल पेनल्टी के कुछ केस स्टडीज आपको मिलेंगे कि भाई ऐसा कोई उसने यहाँ पे एक्शन लिया या कोई डॉक्यूमेंट या चालान नहीं बनाया और वो चालान पे कहीं पे भी पेनल्टीज नहीं है, तो फिर वो जनरल पेनल्टी 125 में आ सकती है और वो पेनल्टी सीजीएसटी का 25, एसजीएसटी का 25 और आईजीएसटी का 50,000 तक जाएगा। नाउ सेक्शन 126 जनरल डिसिप्लिन ऑफ पेनल्टीज। अब सेक्शन 126 जनरल डिसिप्लिन ऑफ पेनल्टी यानी क्या, ऊपर जो सेक्शन में पेनल्टी लगाई गई है वो पेनल्टी लगाते वक्त हमारा ऑफिसर कुछ जनरल डिसिप्लिन फॉलो करेगा। अब हमारा ऑफिसर क्या जनरल डिसिप्लिन फॉलो करेगा, तो पहला, नो पेनल्टी फॉर माइनर ब्रीच वेयर टैक्स इज लेस देन 5,000। ये इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाना, एमसीक्यू में आ सकता है। अगर टैक्स अमाउंट 5,000 से कम है तो वो माइनर ब्रीच माना जा सकता है और आपको माफ किया जा सकता है, पेनल्टी नहीं लगाएगी। या कोई प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट होगी और वो आपने प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, कोई स्टेटमेंट देना होगा, चालान देनी होगी, वो आपने प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट नहीं की, ओके, तो वो केस में पेनल्टी माफ की जा सकती है। या एनी ओमिशन और मिस्टेक इन अ डॉक्यूमेंट विच आर इजीली रेक्टिफाइबल, ओके, अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड एंड मेड विदाउट फ्रॉडुलेंट इंटेंशन एंड ग्रॉस नेग्लिजेंस, ओके, यानी कोई अगर डॉक्यूमेंट में मिस्टेक होगी जो इजीली रेक्टिफाइबल है, अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स है और उसमें इंटेंशन फ्रॉड का नहीं है, तो पेनल्टी माफ की जा सकती है। Penalty imposed depends on facts and circumstances, shall be commensurate with the degree and severity of the breach. ऑफिसर पेनल्टी लगाते वक्त डिग्री या सेवेरिटी ऑफ द ब्रीच देखेगा और उसके बेस पर वो पेनल्टी लगाएगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा। ऑफिसर शैल स्पेसिफाई द नेचर ऑफ ब्रीच एंड एप्लीकेबल लॉ। पर्सन वॉलंटरीली डिस्कोज टू एन ऑफिसर, ऑफिसर में कंसीडर दिस एन मिटिगेशन फैक्टर वाइल क्वांटिफाइंग द पेनल्टी। अगर कोई पर्सन ने खुद होकर बता दिया कि सर मेरे से ये गलती हो गई, तो ऑफिसर पेनल्टी कम करने के लिए ये फैक्टर कंसीडर कर सकता है। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, प्रोविजन नॉट अप्लीकेबल पेनल्टी स्पेसिफाइड आइदर फिक्स सम और फिक्स परसेंटेज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी हमने ऊपर आपको कहा कि पेनल्टी कम हो सकती है, नहीं लग सकती है, फैक्टर्स देखे जाएंगे, ये सारी बातें तब अगर पेनल्टी फिक्स नहीं है। अगर पेनल्टी फिक्स है तो उसमें कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल सेक्शन 122(1) में कोई रियायत नहीं मिलेगी क्योंकि पेनल्टी फिक्स है 10,000 और 100%। हाँ, जहां पेनल्टी ऐसा है एक्सटेंडिंग अप टू 25,000, मतलब 25,000 तक लग सकती है या अप टू 25,000 लग सकती है, वहां पे ये रियायत दी जा सकती है, कम किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। पर जहां फिक्स है वहां नहीं छोड़ा जाएगा। जहां जैसे फिक्स है, यहां पे फिक्स है बेटा, अगर आप देखते हो तो ये 122(1)A में फिक्स है, 122(1)B में फिक्स है, यहां आपको कोई रियायत नहीं दी जाएगी। और उसके बाद में 127 सर्कमटेंसेस अंडर विच ऑफिसर में इशू ऑर्डर ऑफ पेनल्टी, वो तो ठीक है, ये सेक्शन में आपके अगेंस्ट में पेनल्टी के ऑर्डर आ सकती है। 62 का केस होगा, 63 का होगा, 64 का होगा तो 122 की आएगी, 73 74 का होगा तो उसी सेक्शन में आएगी, 129 के सेक्शन में पेनल्टी के ऑर्डर आएगी और 130 में आएगी। तो पेनल्टीज की ऑर्डर कौन कौन से सेक्शन में आ सकती है, ओके, तो केसेस ये होगी तो 122 में आती है, 73 74 की केस होगी तो उसी सेक्शन में पेनल्टी की ऑर्डर ऑफिसर इशू करेगा, 129 की अलग पेनल्टी रहेगी और 130 की भी अलग पेनल्टी रहेगी। तो इस तरह से हमने सेक्शन 122 से लेके तो सेक्शन 127 तक सारे सेक्शंस कवर किए हैं। ठीक है, अब ये दो सेक्शन 129 और 130 हमें देख लेना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या आपको? यस और नो? यस तो देर की इस बात की, लाइक कीजिएगा, मैं बहुत अच्छे से आपका कवर कर रहा हूं तो लाइक कीजिएगा। डन, चलो चलिए अब आ जाइए आप सेक्शन 129 और सेक्शन 130। ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कंटिन्यूस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना और इनकी पेनल्टी और रिडम्पशन फाइन लर्न करके आपको जाना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा हम देखते हैं सेक्शन 129, डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट। सेक्शन 129 का जन्म कहाँ से होता है? सेक्शन 129 का जन्म होता है सेक्शन 68 से, या फिर वेयर हाउसिंग में इंस्पेक्शन हुआ होगा और उसमें यहाँ पता चला होगा कि प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं हुई, तो वहाँ से। जैसे सेक्शन 68 ये पावर देता है कि इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ओके, ट्रांजिट में अगर इंस्पेक्शन हुआ होगा, या सेक्शन 67(1) में वेयर हाउसेस का यानी इंस्पेक्शन हुआ होगा और उसमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लॉ हुआ या कुछ गुड्स ऐसे ट्रांसपोर्टर कैरी कर रहा है या वेयर हाउस में रखे गए हैं जो जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया है, तो फिर सेक्शन 129 यहाँ पे पिक्चर में आता है। तो ये ट्रांसपोर्ट के केस में ड्यूरिंग ट्रांजिट रोका गया कन्वेंस जिसका ई वे बिल नहीं है, इनवॉइस नहीं है या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है,
या वेयर हाउस में गुड्स है और प्लेस ऑफ बिजनेस का इंस्पेक्शन हुआ है, तो यहां से जन्म होता है सेक्शन 129 का। अब सेक्शन 129 का स्टार्ट ये कहता है, नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, मतलब दिस प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर ऑल अदर सेक्शन। इसका इंपॉर्टेंस समझ लो, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इवन दो सेक्शन 73, 74 और 75 ये कहता है कि अगर आपने पेनल्टी इस सेक्शन के तहत दे दी होगी, यानी 73, 74, तो 75 कहता है कि आपको अदर सेक्शन में पेनल्टी नहीं लगेगी, पर ओके वो जो प्रोविजन है 129 को अफेक्ट नहीं करेगी और सेक्शन 130 को भी अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि 129 ओवररूल द ऑल अदर प्रोविजन। मतलब मेरा आपको ये कहना है कि सेक्शन 129 का पेनल्टी नीचे दिए गए सर्कमटेंसेस के ऑफेंसेस होते हैं तो आपको लग के रहेगा, इवन दो आपने किसी और अदर सेक्शंस में पेनल्टी दी होगी, मे बी 122 में दी होगी या मे बी आपने पेनल्टी जो है सेक्शन 73, 74 में दी होगी, तो भी आपको इसकी पेनल्टी लग के रहेगी, तो 129 प्रिवेल करेगा। पर जनरल प्रैक्टिस में मैं आपको ये बता देता हूं कि 129 की पेनल्टी अगर लगा दी जाए तो फिर 122 की डिपार्टमेंट छोड़ देता है, मोस्टली छोड़ देता है, पर ये बायलॉ कहीं नहीं लिखा है। हो सकता है कोई ऑफिसर जो है 122 1 की भी पेनल्टी लगा दे और सेक्शन 129 1 की भी पेनल्टी लगा दे। तो इन शॉर्ट मेरा अभी फोकस जो है वो सेक्शन 129 के तहत है। अगर डिटेंशन, सीजर और रिलीज ऑफ गुड्स ऑन कन्वेंस इन ट्रांसिट, वेयर पर्सन ट्रांसपोर्ट एनी गुड्स, कोई पर्सन जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है या स्टोर गुड्स इन अ वेयर हाउस इन ट्रांसिट, ट्रांजिट में गुड्स को स्टोर किया गया, इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब कोई भी इस एक्ट का अगर उसने कॉन्ट्रवेंशन किया होगा, समझ लो ट्रांजिट में जो भी रिक्वायर्ड प्रोसीजर है। अब ट्रांजिट में क्या रिक्वायर्ड प्रोसीजर है कि भाई ई वे बिल होना चाहिए, इनवॉइसेस होना चाहिए या ई इनवॉइस होना चाहिए, चालान होनी चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑल सच गुड्स कन्वेंस और डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू गुड्स और कन्वेंस शैल लायबल टू डिटेन और सीजर। अब ये पावर जो है डिटेंशन और सीजर सेक्शन 129 में दिया गया, और जनरली ये पावर ट्रांजिट में यूज होता है, इसलिए सेक्शन 68 से इसका जन्म होता है। मतलब सेक्शन 68 का में जो पावर दिया गया वो इंस्पेक्शन दिया गया, और इंस्पेक्शन में पता चलता है कि भाई ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कन्वेंस में और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है ये इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस एक्ट है, मतलब आपने ई वे बिल वगैरह नहीं बनाया हुआ है, इनवॉइस वगैरह नहीं है, तो सेक्शन 129 में उसको सीज किया जाता है, ओके, या डिटेन किया जाता है, तो उसकी एक्शन 129 में सीजर या डिटेंशन की होती है। तो अब ये जो डिटेंशन और सीजर कर लिया गया, ओके, सेक्शन 129 में, अब इसको आपको गुड्स को छुड़वाना है, यानी रिलीज ऑफ गुड्स, डिटेन और सीज, मतलब आपको गुड्स वापस चाहिए। भाई साहब जो हम पेनल्टी बाद में लगाएंगे, सेक्शन 73, 74 के एक्शन लेंगे वो तो लेंगे ही, उसकी पेनल्टी जो लगेगी वो लगेगी, बारात में तो सारे लोग आएगी, ये तो आपको डिटेन गुड्स या सीज गुड्स छुड़वाना है, अपना गुड्स वापस लेना है। ओके, तुमने ऑफेंस किया, उस आपको तो छोड़ेगी नहीं, आपको तो पनिशमेंट ही होगा, जो रिस्पेक्टिव सेक्शन में पेनल्टी लगेगी वो लगेगी। लेकिन अगर आपका डिटेन गुड्स या सीज गुड्स आपको छुड़वाना है तो आपको ये एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी पड़ेगी। मैं फिर से वर्ड यूज कर रहा हूं, एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो जो गुड्स डिटेन हुआ, वेयर ओनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी, मतलब जो गुड्स का रियल ओनर है वो सामने आके टैक्स और उसकी पेनल्टी देने को रेडी है। तो अगर उसका टैक्स और पेनल्टी देने को रेडी है तो हम पेनल्टी कितनी लगाएंगे, इन केस ऑफ टैक्सेबल गुड्स द पेमेंट ऑफ पेनल्टी इक्वल्स टू 200% ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स, यानी आपको टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। और पेनल्टी अगर ओनर आता है तो रास्ते में जो गुड्स पकड़ा गया, डिटेन हुआ, सीज हुआ और उसको छुड़वाना है, तो जितना टैक्स अमाउंट है उसका 200%, मतलब 200% ऑफ CGST, 200% ऑफ SGST, ओके, और 200% ऑफ IGST। ओके, तो अब यहाँ पे अप टू वर्ड नहीं है, इक्वल्स टू वर्ड है, मतलब ये अमाउंट फिक्स है 200%, ओके, वो आपको देना पड़ेगा। अगर गुड्स टैक्सेबल गुड्स होगा, अगर गुड्स एग्जम्प्टेड गुड्स होगा तो अमाउंट इक्वल्स टू 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। अब ये 25,000 CGST का, ओके, CGST का 25,000, SGST का 25,000 और IGST का 50,000, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, IGST का 50,000। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे अगर एग्जम्प्टेड गुड्स है और उसके डॉक्यूमेंट्स इन ट्रांजिट नहीं है या
एग्जम्प्टेड गुड्स से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रावेंशन किया होगा तो उस एग्जम्प्टेड गुड्स को भी डिटेन और सीज किया जा सकता है, और उसको अगर गुड्स को छुड़वाना है तो उसकी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, एंड दैट इक्वल्स टू 2% ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स। ध्यान रहे, यह टैक्स नहीं, क्योंकि वो तो एग्जम्प्टेड गुड्स है, इसलिए 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 फॉर CGST, 25,000 फॉर SGST, विच एवर इज लेस, ये ध्यान रखना, जो कम होगा वो आपको देना पड़ेगा। अब ये जो ये पेनल्टी लगाई गई है ड्यूरिंग डिटेंशन एंड सीजर ड्यूरिंग ट्रांजिट, ये पेनल्टी आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसके ऊपर आपको सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद में वेयर ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम फॉरवर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी, ओनर नहीं आ रहा है सामने, ओके, अपना मुंह ही नहीं दिखा रहा है, तो टैक्सेबल गुड्स होगा, ध्यान से देखिएगा, टैक्सेबल गुड्स होगा तो पेनल्टी इक्वल्स टू हायर ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अब पेनल्टी कितनी, 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। ले भाई साहब, पेनल्टी अब टैक्स बेस नहीं रही, पेनल्टी वैल्यू चलेगी। समझ लो आपको 10 करोड़ के वैल्यू का गुड्स है और ट्रांजिट में मिल गया, ओके, तो ट्रांजिट में मिल गया जिसके डॉक्यूमेंटेशन ईवे बिल वगैरह नहीं थे, तो ऐसे केस में उसका टैक्स समझ लो, ओके, 5% का GST उसके ऊपर, तो 5% का GST है तो क्या होगा, ओके, 10 करोड़ का 5% 50 लाख रुपए होगा। तो आपको गुड्स छुड़वाना है तो ओनर सामने आ जाए तो 1 करोड़ का पेनल्टी लगेगा, उससे ज्यादा और क्या लगेगा। लेकिन भाई साहब ओनर सामने नहीं आता है तो 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स मतलब हुआ 5 करोड़ तक का, 5 करोड़ का पेनल्टी आपको लग जाएगा, और 200% ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स, ओके, विच एवर इज हायर बोला गया, ओके, यानी 50% ऑफ वैल्यू और 200% ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स विच एवर इज हायर, ये बोला गया है। उसके बाद में यहां पे एन अमाउंट एग्जम्प्टेड गुड्स होगा तो एन अमाउंट इक्वल्स टू 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच इज लेस। ये जो कब अप्लीकेबल होगा, जब यहां पे ओनर सामने नहीं आएगा। ओके, तो देखो ओनर आ गया तो 2% ऑफ वैल्यू, ओनर नहीं आया तो 5% ऑफ वैल्यू, और 25,000 विच एवर इज लेस बोला है, यहां हायर बोला है तो यहां विच एवर इज लेस बोला है। तो CGST का 25,000, SGST का 25,000 और IGST अगर हम देखें तो IGST का 50,000। ओके, IGST ये अमाउंट जाएगी 50,000 तक, तो आपको इस तरह से लेना है। नो सच गुड्स और कन्वेंस शैल बी डिटेन और सीज विदाउट सर्विंग एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन और सीजर ऑन पर्सन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आपको ऐड कर देना है, और वो पॉइंट ऐड कर देना है, अगर कन्वेंस रिलीज करना है, क्योंकि आपका कन्वेंस भी तो डिटेन हो गया, कन्वेंस रिलीज करना है, ओके, आपका कन्वेंस रिलीज करना है, तो ये देखकर ऐड कर देना। जैसे क्यों, क्योंकि आपका गुड्स ओके सीज और डिटेन हो गया, कन्वेंस सीज और डिटेन हो गया, तो चलो भाई गुड्स छुड़वाने के लिए तो आपने पेनल्टी दे दी, पर जो ट्रांसपोर्टर का ट्रक डिटेन हो गया, सीज हो गया, उसका क्या, तो वो केस में वो क्या कहते हैं कि अगर यहाँ पे कन्वेंस सीज हो गया और उसको छुड़वाना है तो पेनल्टी है, ओके, यानी ये कन्वेंस छुड़वाने की पेनल्टी है, पेनल्टी एज अब, पेनल्टी एज अब, जो ऊपर पेनल्टी निकाली, और 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज CGST का, 1 लाख रुपीज CGST का, और प्लस 1 लाख SGST का, प्लस 1 लाख जो है SGST का ले लो, तो 1 लाख CGST का, 1 लाख SGST का, टोटल 2 लाख होगा। ओके, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर मतलब ऊपर जो पेनल्टी कैलकुलेट हुई है, अगर ये पेनल्टी 1 लाख से नीचे हुई CGST और 1 लाख SGST का, ऐसे 2 लाख, तो अगर ये 2 लाख से नीचे होती है तो दैट पेनल्टी, सॉरी, तो फिर 2 लाख फिक्स रहेगा। ओके, विच एवर इज लोअर कहा तो सॉरी, हाँ, विच एवर इज लोअर कहा तो अगर ऊपर वाली पेनल्टी 2 लाख से कम होगी, जो ओनर सामने आया या ओनर नहीं आया, तो कन्वेंस छुड़ाने के लिए, यानी ये एक अलग से पेनल्टी है कन्वेंस छुड़ाने के लिए, तो कन्वेंस छुड़ाने के लिए ट्रांसपोर्टर को अपना अगर ट्रक चाहिए वापस, ट्रांसपोर्टर को अपना कन्वेंस वापस चाहिए, तो अगर उसको कन्वेंस छुड़ाना है तो ऊपर जो पेनल्टी लगाई गई वो या 2 लाख रुपीज, विच एवर इज लोअर, यानी मैक्सिमम पेनल्टी 2 लाख, उससे ज्यादा नहीं लग सकती, तो उतनी पेनल्टी पे करके वो अपना कन्वेंस छुड़ा सकता है। ओके, नोटिस टू ट्रांसपोर्टर, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा। ओके, ऑन पेमेंट अमाउंट ऑल प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, मतलब ये पेमेंट कर देते हैं तो आपकी प्रोसीडिंग कंक्लूड मानी जाएगी। एंड ट्रांसपोर्ट ओनर फेल्स टू पे द अमाउंट विद इन 15 डेज, तो ये जो डिटेन गुड्स है वो ऑक्शन में सेल किया जा सकता है। तो और पेरिशेबल गुड्स होगा तो 15 दिन का टाइम भी कम किया जा सकता है। तो ये था सेक्शन 129। इसमें आपको 3 पेनल्टीज याद करके जानी है।
और 3 पेनल्टीज कौन सी याद करके जानी है? ओके, ओनर सामने आया, ओनर सामने नहीं आया, और कन्वेंस को छुड़ाने का पेनल्टी क्या है? ओके, कन्वेंस को छुड़ाने का ये पेनल्टी भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आप रेगुलर बुक देखोगे तो रेगुलर बुक में ये एक पॉइंट उन्होंने कवर किया है जो मुझे लगता है थोड़ा सा पढ़ के जाना, कि ये सेक्शन 129 की एक्शन कौन से केसेस में नहीं होगी। ओके, कौन से केसेस में नहीं होगी? रेगुलर बुक आप पढ़ते हो तो 129 की एक्शन जो है, समझ लो आपके डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक होगा। ओके, यानी ई बिल बनाया हुआ है, इनवॉइस बनाया पर स्पेलिंग मिस्टेक दिख रहा है तो नहीं होगा, या पिन कोड वगैरह में गड़बड़ हुई होगी तो ठीक है। ओके, वो सीवियर एक्शन नहीं माना जाएगा और 129 की पेनल्टी मतलब 129 का डिटेंशन सीजर नहीं होगा और पेनल्टी नहीं लगेगी। या फिर HSN कोड में पहले 2 डिजिट नहीं बाकी के डिजिट में गलती होगी तो फिर पेनल्टी नहीं लगेगी। या फिर इनवॉइस नंबर के डिजिट में कोई जो गड़बड़ हुई होगी तो पेनल्टी नहीं लगी होगी, नहीं मतलब ये सर्च और सीजर, यहाँ पे जो सीजर हुआ या डिटेंशन होगा वो नहीं होगा और पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ऐसे कुछ सिचुएशन है कि जो क्लरिकल मिस्टेक है पर जिसमें इवेजन का इंटेंशन नहीं है, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे उसका डिटेंशन और सीजर नहीं होगा और उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ये सेक्शन 129 था, ठीक है। 129 का जो ये पैसा मांगा गया पेनल्टी का, ये पर्सन पे पेनल्टी नहीं है। जैसे सेक्शन 73 74 पर्सन पे पेनल्टी है। ओके, सेक्शन 122 पर्सन पे पेनल्टी, वो पनिश पर्सन को किया गया। ओके, टैक्सेबल पर्सन को किया गया। ओके, यहाँ पे ये जो पेनल्टी है भाई साहब, ये पेनल्टी अगर सीज गुड्स या डिटेन गुड्स रिलीज करवाना है, गुड्स को लेके जाना है, तो फिर ये पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी जो यहाँ 50,000 का है। तो ये पेनल्टी का अलग ही पेनल्टी है, गुड्स को वापस लेना है तो पेनल्टी है। तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे डिटेंशन, सीजर गुड्स होता है और उसको वापस लेना होगा तो आपको कितना पेनल्टी देना है। अब आते हैं सेक्शन 130, अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन। ओके, कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी। अब सेक्शन 130 क्या कहता है? देखो, आपका कब गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन होगा, और जब गुड्स आपका लायबल टू कॉन्फिस्केशन होगा तो ओके वो सर्च में ही पता चलता है। तो ये सिचुएशन लर्न करके जाना। ओके, वेयर एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट इफ एनी पर्सन 1 2 3 4 5, ये 5 सिचुएशन लर्न करके जाना। ये 5 सिचुएशन में गवर्नमेंट आपका गुड्स कॉन्फिस्केट कर सकती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीजर एंड कॉन्फिस्केशन? सीजर में ओनरशिप स्टिल लाई विद द ओनर, ओनली पोजीशन टेकन बाय डिपार्टमेंट, बट इन कॉन्फिस्केशन ओनरशिप शिफ्टेड टू द गवर्नमेंट। ओके, यानी अब उसका ओनर गवर्नमेंट बन जाती है भाई साहब। तो अब वो क्या कहते हैं, कौन सी 5 सिचुएशन में लायबल टू कॉन्फिस्केशन होगा? सप्लाइज और रिसीव द गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विद इंटेंट टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स। आपने कोई भी ऐसा गुड्स या सर्विस सप्लाई किया, ओके, सप्लाई और रिसीव ऑफ गुड्स, आपने कोई भी गुड्स यहां पे सप्लाई किया, ओके, सप्लाई किया जो इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट है, तो गुड्स को कॉन्फिस्केशन कर लिया जाएगा, जहां गुड्स की ओनरशिप जो है गवर्नमेंट को ट्रांसफर होगी, जिसमें क्लियर इंटेंशन होगा टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स। डोंट अकाउंटिंग, ओके, डजंट अकाउंट गुड्स ऑन विच ही इज लायबल टू पे टैक्स, यानी आपका स्टॉक प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगा, आपने अकाउंटिंग नहीं की होगी तो वो लायबल, जितने गुड्स आपने स्टॉक में रिकॉर्ड नहीं किए, अकाउंटिंग नहीं की और गुड्स खुला मिल गया विदाउट रिकॉर्डिंग, तो उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जा सकता है। सप्लाई एनी टैक्सेबल गुड्स विदाउट अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, ये भी सीवियर ऑफेंस माना जाएगा। आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं और टैक्सेबल गुड्स आप सप्लाई करो तो वो गुड्स का जब्ती यानी कॉन्फिस्केशन कर लिया जाएगा। कॉन्ट्रावेन एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विद इंटेंशन टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स, ये फ्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कॉन्ट्रावेंशन किया जिसमें आपका क्लियर इंटेंशन था कि टैक्स इवेजन होगा, or uses any conveyance for transporting the goods in contravention of provision of this act unless owner of the conveyance prove that it was used without his knowledge or connivance, and then all such goods or conveyance are liable to confiscation and penalty under section 122, okay, be levied। मतलब ओके वो गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन हो गया और सेक्शन 122 की पेनल्टी तो लगेगी, पेनल्टी पर्सन पे लगेगी और गुड्स की जब्ती हो जाएगी। तो ओके आपके कन्वेंस भी कॉन्फिस्केट हो सकते हैं और कन्वेंस के साथ उसके गुड्स भी कॉन्फिस्केट हो जाएंगे। ओके अगर उसमें ऐसा कोई गुड्स कैरी हो रहा है जो इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट है, तो उसमें यहाँ पे ओके ट्रक को रोका गया, कन्वेंस को रोका गया और इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट होगा, तो वो सिचुएशन में जहां तक ओके वो कन्वेंस को भी कॉन्फिस्केट कर लिया जा सकता है, या फिर यहां पे जहां तक देखा जाए तो यहां उसमें जो गुड्स है उसको भी कॉन्फिस्केट कर लिया जा सकता है।
ओके, और सेक्शन 122 की पेनल्टी कॉन्फिस्केशन के साथ वो भी पेनल्टी लगा सकते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टर ये प्रूव कर देता है कि जो कॉन्फिस्केशन गुड्स जो लायबल टू कॉन्ट्रवेंशन है, जो उसके कन्वेंस में जा रहे हैं, वो उसके नॉलेज में नहीं था या उसके कन्वेंस से नहीं था, तो उसका कन्वेंस डिटेन नहीं होगा, लेकिन गुड्स तो यहाँ पे कॉन्फिस्केट कर लिए जाएंगे। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस समझ लो। यहाँ पे सेक्शन 130 का एक्शन कब लिया जाता है? सेक्शन 130 का एक्शन लिया जाता है जब सेक्शन 67 में इंस्पेक्शन प्लेस ऑफ बिजनेस का हुआ, उसमें पता चला कि भाई स्टॉक की अकाउंटिंग नहीं हुई, उसमें पता चला कि भाई सप्लाई हुआ, ओके, उसमें पता चला कि सप्लाई हुआ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो फिर दैट गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन। पर्सन पे तो एक्शन होगा, पर्सन में हम 73 74 में एक्शन लेंगे, या पर्सन पे जो है ओके हम यहाँ पे सेक्शन 122 में पेनल्टी लगाएंगे। पर्सन पे तो पेनल्टी लगाएंगे भाई, फिर जो पेनल्टी लगती है, हम बात पर्सन की कर ही नहीं रहे, हम बात गुड्स की कर रहे हैं, और गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन हो जाएगा। ओके, या फिर बिना रजिस्ट्रेशन के आपने सप्लाई किया या किसी भी तरह का कॉन्ट्रावेंशन किया विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो लायबल टू कॉन्फिस्केशन हो जाएगा। ओके, तो यहां पे अगर आपका गुड्स कॉन्फिस्केट हो गया और वो गवर्नमेंट में ओनरशिप चले गया, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सेक्शन 129 और सेक्शन 130 का कनेक्शन समझाता हूं। दोस्तों, सेक्शन 129 में अगर आपका गुड्स डिटेन और सीज हुआ इन ट्रांजिट, बोलो मेरे साथ, इन ट्रांजिट डिटेन और सीज हुआ, तो आप ये 15 दिन के अंदर पेनल्टी पे कर दो। अगर आपने ये 15 दिन के अंदर पेनल्टी पे कर दी तो आप कॉन्फिस्केशन से बच जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रोसीडिंग यही कंक्लूड मान ली जाएगी गुड्स से रिलेटेड, और आप कॉन्फिस्केशन से बच जाओगे अगर 15 दिन के अंदर आपने ये पेनल्टी पे कर दी। अगर 15 दिन के अंदर आपने ये पेनल्टी नहीं पे कर दी तो सेक्शन 130 का एक्शन लिया जा सकता है बाय द ऑफिसर, और आपका अब गुड्स की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास चले जाएगी। और गुड्स की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास जाने के बाद भाई साहब अब क्या होगा? नाउ गुड्स का ओनर गवर्नमेंट हो गया। लेकिन सेक्शन 130 कहता है कि ठीक है, गुड्स का ओनर गवर्नमेंट बन गया होगा, लेकिन ओके हम डिपार्टमेंट आपको वापस से एक ऑफर देगा, रिडीम्पशन ऑफ गुड्स, गुड्स को वापस लेके जाओ और उसकी फाइन देके जाओ, मतलब इन एडिशन टू टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो आपके ऊपर लग रही है, अब आपको गुड्स को रिडीम करवाना है, ओनरशिप वापस लेनी है, तो एक नया नाम दिया गया और वो नाम दिया गया रिडम्पशन फाइन। वो नाम दिया गया रिडम्पशन फाइन। ऑप्शन टू पे इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन, तो उसको हम कहते हैं रिडम्पशन फाइन। और ये पे करना पड़ेगा इन एडिशन टू टैक्स, पेनल्टी एंड चार्जेस पेएबल। तो ये फाइन देना पड़ेगा। और कितनी फाइन देना पड़ेगा? फाइन शैल नॉट एक्सीड द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स कॉन्फिस्केटेड लेस द टैक्स चार्जेबल। यानी आपकी फाइन नॉट एक्सीड्स, मतलब अप टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स लग सकता है फाइन। देखो, अगर इन ट्रांजिट वाला केस होगा तो इन ट्रांजिट में आपके ऊपर कितना ज्यादा पेनल्टी मिल लगेगा? ओके, एक तो आपको यहाँ पे 200% ऑफ टैक्स, 10 करोड़ का गुड्स है, 10 करोड़ के गुड्स में आप समझ लो आपका जीएसटी रेट 5% है, तो 5% या 18%, 12%, वॉट रेट में भी, तो कितना फाइन लगेगा आपको? पेनल्टी कितना लगेगा यहाँ पे? अगर 5% का गुड्स है तो 1 करोड़ का पेनल्टी। ओके, 1 करोड़, और ओनर सामने नहीं आया तो यहाँ पे अप टू 50% ऑफ वैल्यू जा सकता है ना, 5 करोड़ तक जा सकता है, विच इज हायर। और दूसरी बात क्या, कॉन्फिस्केट हो गया तो आपकी फाइन जो है, गुड्स को वापस लेने की फाइन जो है, यहां पेनल्टी वर्ड यूज मत करना, या रिडम्पशन फाइन यूज करना। तो गुड्स को वापस लेने की फाइन जो है वो इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू, मतलब अगर 10 करोड़ की वैल्यू होगी तो 10 करोड़ तक के फाइन जा सकती है भाई साहब। ओके, और फाइन प्लस पेनल्टी शैल बी नॉट बी लेस देन द पेनल्टी इक्वल्स टू 100% ऑफ टैक्स पेएबल। मतलब इसमें भी उन्होंने क्या कह दिया कि ये जो फाइन लगाएगा ऑफिसर, क्योंकि अप टू मार्केट वैल्यू लेस टैक्स चार्ज, तो अब ये जो ऑफिसर पेनल्टी लगाएगा, ओके, अप टू बोला है तो ऑफिसर के हाथ में पावर है, और ऑफिसर के हाथ में पावर है कि वो यहां तक जा सकता है, वो कम भी कर सकता है, पर गवर्नमेंट ने उसकी लोअर लिमिट लगा के रखी है, और गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो भी फाइन लगेगी वो ओके 100% ऑफ टैक्स से नीचे नहीं लगेगी, मतलब मिनिमम जितना टैक्स है उतना तो आपको रिडम्पशन फाइन देना पड़ेगा, यानी इन एडिशन टू टैक्स, इन एडिशन टू इंटरेस्ट, इन एडिशन टू पेनल्टी अंडर सेक्शन 73, 74 या सेक्शन 122 की सीरीज में, इन एडिशन टू ऑल दोस पेनल्टी आपको जो है मिनिमम इतना रिडम्पशन फाइन देना पड़ेगा अगर आपको गुड्स वापस लेना हो तो, अगर आपको गुड्स वापस लेना हो तो। और कन्वेंस यूज फॉर कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर, फाइन इक्वल्स टू टैक्स पेएबल ऑन गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड। हाँ, और कन्वेंस छुड़ाना है तो उस कन्वेंस में, ये भी याद करके जाना, उस कन्वेंस में जो गुड्स था उस पर जितना टैक्स लगता है उतना टैक्स का फाइन देना पड़ेगा अगर कन्वेंस छुड़वाना है, अगर कन्वेंस छुड़वाना है। नो ऑर्डर विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कॉन्फिस्केशन में ओके टाइटल गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाता है। प्रॉपर ऑफिसर शैल टेक एंड होल्ड द पोजीशन ऑफ थिंग्स कॉन्फिस्केटेड विद द असिस्टेंस ऑफ ऑफिसर ऑफ पुलिस, एंड इफ रिडम्पशन फाइन नॉट पेड विद इन 3 months, प्रॉपर ऑफिसर में डिस्पोज द गुड्स और कन्वेंस एंड सेल्फ एंड डिपॉजिट द सेल्फ पुलिस विद द गवर्नमेंट।
3 महीने के अंदर आपने अगर रिडम्पशन फाइन वाला ऑप्शन नहीं लिया इन एडिशन टू टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी, तो फिर गवर्नमेंट 3 महीने के अंदर उसको डिस्पोज करके सेल कर देगी। भाई साहब ये 10 बार पढ़ना, लर्न करना, ये 129 का पेनल्टी और ये चैप्टर मैं पढ़ा तो रहा हूं, पर जितने बार आप रिवाइज करोगे और इन पेनल्टीज को लर्न करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। सेक्शन 131, ओके, no confiscation made or penalty imposed above shall prevent the infliction of any other punishment to which person affected be liable under the provision of this act or under any law। मतलब ये जो कॉन्फिस्केशन फाइन आपने दिया या पेनल्टी दिया, इसका दूसरे कोई सेक्शन की पेनल्टी पे अफेक्ट नहीं होगा, या किसी अदर लॉ में क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी तो उसको अफेक्ट नहीं किया जाएगा, वो अफेक्ट नहीं होगा। तो ये था, यहाँ पे हमने देखा ओके पेनल्टीज इन डिफरेंट केसेस आपको कैसे लगती है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर अबव ऑफेंसेस यानी क्रिमिनल प्रोसीजर। ओके, क्रिमिनल प्रोसीजर, ये तो ठीक था कि पेनल्टी लगाई, पर भाई आपको जेल के अंदर भी डालेंगे, 12 तो वो भी आएगी। अब मैंने क्या किया, ओके ध्यान से सुनो, ये जितने भी ऑफेंसेस थे 122 के, ये तुम्हारे मेजर ऑफेंसेस है 122 के, इसमें कहां जेल हो सकती है और कहां नहीं हो सकती है, ध्यान सुनना, इसमें कहां जेल हो सकती है और कहां नहीं हो सकती है। ओके, ये मैंने बाइफरगेट किए और मैंने इस तरह से बाइफरगेट किए कि इतने ऑफेंसेस में जेल होगी। अब आपको अपने नॉलेज के लिए अगर पढ़ना है तो फॉलोइंग ऑफेंसेस ओनली सब्जेक्ट टू पेनल्टी। ओके, तो उस 122 में के जो ऑफेंस पे जेल हो सकती है, ओके वो मैंने इधर ले लिया, और उन 122 सेक्शन के जो ऑफेंसेस है जिस पे जेल नहीं होती है मैंने इधर ले लिया। अब ये वाला पार्ट आपके नॉलेज के लिए, आपको पढ़ना हो तो पढ़ो, अदरवाइज छोड़ देना। ओके, लेकिन हाँ ये लर्न करके जाना कि कौन कौन से ऑफेंसेस आपको जेल में डाल सकते हैं। ओके, जेल में डाल सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ये भी मैंने यहाँ पे टाइटल बेस्ड डिवाइड किया है। प्रोसिक्यूशन एंड इम्प्रिजनमेंट, whoever commit or causes to commit और रिटेन द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस। 3 लोगों को जेल हो सकती है, जिसने ऑफेंस किया हो या कोशिश की हो ऑफेंस करने की, या इस ऑफेंस से जिसने बेनिफिट लिया हो, सबको जेल होगी, सबका बदला लेगा। ओके, तो यहां पे देखिए कौन से सीवियर ऑफेंस माने जाते हैं और कहां जेल होती है। इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, 1 सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस। भाई साहब ओके, आपने गुड्स सप्लाई किया विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस, इन वायलेशन ऑफ लॉ एंड विद इंटेंट टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स। अब दोनों में फर्क समझ लो। अगर आपने सेक्शन 122 में आ जाना, सेक्शन 122 में यहां पे अगर आपने गुड्स और सर्विस सप्लाई किया विदाउट इनवॉइस, उसमें इंटेंशन हो या ना हो, ओके ख्याल रहे, ये वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ ये सेकंड को दिया है, पहले को ऐसा कुछ नहीं लिखा है वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट। मतलब अगर आपने सप्लाई किया विदाउट इनवॉइस या इनकरेक्ट या फॉल इनवॉइस, तो ऐसे केस में पेनल्टी लगेगी। फिर उसमें ओके आप ये कितना भी कहोगे सर इंटेंशन नहीं था फ्रॉड का वगैरह, पर पेनल्टी लगेगी। पर जेल कब जाओगे, ओके आपने गुड्स और सर्विस सप्लाई किया विदाउट इनवॉइस, ओके यहाँ एक ही वर्ड है विदाउट इनवॉइस, इनकरेक्ट को जेल नहीं है, फॉल्स इनवॉइस को जेल नहीं है, विदाउट इनवॉइस को है, और वो उसमें ये प्रूव होना चाहिए कि वो वायलेशन ऑफ लॉ है और उसमें इंटेंशन है टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर ये प्रूव होता है तो ही जेल होगी। ओके नेक्स्ट, इश्यू ऑफ इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फेक इनवॉइस जिसमें वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और इसमें जेल कब होगी कि तुमने फेक इनवॉइस दिया, ठीक है, फेक इनवॉइस के साथ वायलेशन तो किया ही है, साथ साथ में ओके लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी और रिफंड, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि सामने वाले ने आईटीसी रॉन्गफुली लिया तुम्हारे फेक इनवॉइस पे या रिफंड क्लेम किया, तो आपको जेल होगी। समझ लो आपने फेक इनवॉइस दिया पर सामने वाले ने आईटीसी नहीं लिया या कोई रिफंड क्लेम नहीं किया, तो आप सेक्शन 132 के प्रोसिक्यूशन से बच सकते हो। लेकिन अगर ये पूरी चेन होती है, पूरी चेन मतलब क्या होती है, क्रोनोलॉजी ऐसी होती है कि आपने फेक इनवॉइस दे दिया और आपने वायलेशन तो किया ही है, क्लियर इंटेंशन है वायलेशन का, ओके 122 की पेनल्टीज लगेगी। अब जेल की बात चालू है और आपने जो है वो आईटीसी अवेल और यूटिलाइज किया, सुनना, आईटीसी अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन किया आईटीसी का, यहाँ पे आपने मतलब सामने वाले पार्टी ने अवेलमेंट यूटिलाइजेशन किया आईटीसी का और रिफंड किया, तो फिर ये फेक इनवॉइस में आपको जेल हो सकती है और सामने वाले को भी होगी जो आईटीसी में हम देखेंगे। कलेक्शन एंड पेमेंट से रिलेटेड, आपने कोई टैक्स अमाउंट कलेक्ट किया, एनी अमाउंट
एज अ टैक्स बट फेल्स टू पे टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months। यानी टीडीएस टीसीएस पे आपको एक्शन नहीं होगा इम्प्रिजनमेंट का, लेकिन आपने कोई अमाउंट कलेक्ट किया एज अ टैक्स और गवर्नमेंट को 3 महीने के अंदर पे नहीं किया, तो वो सिचुएशन में आपको यहाँ पे जेल होगी। तीसरा, आईटीसी, अवेल आईटीसी यूजिंग इनवॉइस और बिल रेफर्ड इनटू अबव फ्रॉडेंटली अवेल द आईटीसी क्रेडिट विदाउट एनी इनवॉइस और बिल। मतलब क्या, आपने अवेल आईटीसी यूजिंग इनवॉइस और बिल रेफर्ड इन टू, मतलब क्या, अगर ये टू वाला केस होगा जिसमें पूरी क्रोनोलॉजी है, फेक इनवॉइस दिया गया और फेक इनवॉइस पे आईटीसी लिया गया, तो जिसने आईटीसी लिया भाई साहब उसको भी जेल जाना पड़ेगा। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, ओके, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इवैड टैक्सेस, फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन रिफंड, ओके, विच इज मतलब कोई टैक्स इवेजन किया होगा जो ऊपर कवर्ड नहीं है, या आपने रिफंड लिया जो ऊपर कवर नहीं है। डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड बेस, फॉल्सिफाई और सब्स्टिट्यूट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, प्रोड्यूस फेक अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। यहां पे फेक अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स, फर्निशेस एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन रिटर्न विद द इंटेंशन टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स, तो जेल जा सकते हो। उसके बाद में अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस रिलेटेड टू ए टू ई, यानी अगर आपने ऑफेंस नहीं किए पर कोशिश की, अटेम्प्ट टू कमिट दैट ऑफेंस, तो आप जेल जाओगे भाई साहब। ओके, उसके बाद में डील इन गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन, मतलब यहां पे डील इन सप्लाई ऑफ गुड्स विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव आर लायबल टू कॉन्फिस्केशन। मतलब क्या, मतलब कि जो बाय कर रहा है उसको पता है गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन है, जो ट्रांसपोर्टर है उसको पता है, जो रिमूव कर रहा है, जो वेयर हाउस कीपर है, ओके, या एनीवे ऐसे गुड्स से आप डील कर रहे हो जो आपको पता है कि ये लायबल टू कॉन्फिस्केशन है, चोरी वाला गुड्स है। सेम फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, और उसमें डील कर रहे हो तो वो भी बंदा जेल में जाएगा। अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस अबेट कमीशन एनी ऑफ द ऑफेंस मेंशन अबव, यानी ऊपर के ऑफेंस करने की कोशिश की तो भी आप जेल जा सकते हो। हाँ, इस बार ओके, ये जो है आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ये सारे पॉइंट्स, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अब थोड़ा मैं, जैसा मैं आपको पढ़ाते वक्त फाइनेंस एक्ट, लास्ट के 1-2 फाइनेंस एक्ट के अमेंडमेंट्स ले लेता हूँ। तो यहाँ फाइनेंस एक्ट 2023 ने एक अमेंडमेंट की है। ओके, इसमें से 3 ऐसे ऑफेंसेस जो दो निकाल दिए गए, यानी उसकी जेल अब नहीं होगी, वो सेक्शन 132 का प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। कौन से? ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट एनी ऑफिसर इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। ओके, तो पहले क्या था, ऑब्स्ट्रक्ट, यानी ये वाला जो ऑफेंस था, ऑफिसर, यानी ये ऑफिसर के जो ये दो, ऑब्स्ट्रक्ट, प्रिवेंट एनी ऑफिसर टू कैरी आउट हिज ड्यूटी, और फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स या फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, तो उसको भी जेल थी, पर अब वो केस में जेल नहीं है। ओके, ये केस में सिर्फ पेनल्टी लगेगी। ओके, ये केस में यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो भाई अब इम्प्रिजनमेंट कितना, पनिशमेंट कितना? पनिशमेंट फॉर अबव ऑफेंस, ऑफेंस इन्वॉल्विंग टैक्स इवेडेड, अगर टैक्स इवेजन हुआ होगा और 5 करोड़ के ऊपर हुआ होगा, ओके, अप टू 5 करोड़, यहां पे सॉरी, अप टू नहीं, एक्सीड्स 5 करोड़, ख्याल रखना, ये एक्सीड्स 5 करोड़ होगा तो आपको पनिशमेंट होगी अप टू 5 years विथ फाइन, 5 साल की सजा, 5 साल तक सजा हो सकती है विथ फाइन। आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज होगा, और रिफंड रॉन्गली टेकन, 3 केसेस में। ओके, ये 3 केसेस में आपकी अमाउंट 5 करोड़ के ऊपर होगी तो 5 साल तक सजा, 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक होगी तो अप टू 3 years विथ फाइन, और 1 करोड़ टू 2 करोड़ के बीच में होगी तो इन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन 8(2), हाँ, अप टू 1 year एंड विथ फाइन। अब ख्याल रहे, ओके, ये स्पेसिफिकली ये जो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में दिया गया है, ये जो है यहाँ पे A2 में बोला गया है, मतलब ये वाला ऑफेंस, फेक इनवॉइस वाला ऑफेंस। और ये फेक इनवॉइस वाला ऑफेंस, यानी देखो इन शॉर्ट, अब यहां से पिक्चर ये क्लियर हो जाता है कि आपको जेल 2 करोड़ के ऊपर होता है, ओके, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में होगा, या फिर ओके, या फिर 5 करोड़ के ऊपर होगा तो ही आपको इम्प्रिजनमेंट होगा। लेकिन अगर यहां पे 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, स्पेशली ये फेक इनवॉइस वाला ऑफेंस होगा, सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेक इनवॉइस वाला ऑफेंस होगा स्पेशली, तो ही आपको सजा दी जाएगी, और वो अप टू 1 year होगी विथ फाइन। ओके, कमिट और अबेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इन इवन, ओके, यानी ई मतलब ये वाला ऑफेंस आपने जो, ओके, अटेम्प्ट टू कमिट और अबेट कमीशन एनी ऑफ द ऑफेंस मेंशन अबव, यानी ये जो फेक इनवॉइस वाले, आईटीसी वाले ऑफेंस और डॉक्यूमेंट्स वाले ऑफेंस है, ओके, ये आपने कोशिश की करने की, तो वो केस में आपको 6 महीने की सजा होगी, उसमें कोई लिमिट नहीं है। और फाइन
यानी ये अरेस्ट फाइन होती है, वो लगेगी नहीं लगेगी ऑफिसर डिसाइड करेगा। फॉर सेकेंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस अंडर सेक्शन 132, ओके, तो अब सेकेंड ऑफेंस होगा या कोई भी सब्सिक्वेंट ऑफेंस होगा तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं, 5 साल की सीधी सीधी सजा आपको दी जा सकती है। इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 6 मंथ्स का होगा इन द अब्सेंस ऑफ स्पेशल एंड एडुकेट रीजन टू बी कॉन्टिन्यू टू बी रिकॉर्डेड इन जजमेंट ऑफ द कोर्ट। मतलब क्या, ये जो सजा है अप टू 5 ईयर्स, अप टू 3 ईयर्स, अप टू 1 ईयर्स का सजा है। तो जहां जहां 6 महीने के ऊपर सजा है वो उसमें ये वो मैक्सिमम है। हो सकता है कि आपको सजा मिनिमम 6 मंथ्स की भी हो, तो 6 महीने से 5 साल या 6 महीने से 3 साल, इन बिटवीन आपको कितने भी पीरियड की सजा हो सकती है, पर मिनिमम 6 मंथ्स की तो होके रहेगी। ओके, लेकिन अगर आपके पास अप्रोप्रिएट रीजन है कि आपको 6 महीने से कम सजा मिलनी चाहिए और कोर्ट वो आपके अप्रोप्रिएट रीजन रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब आपको 1-2 बार समझ लो जिसने भी ऑफेंस किया हो, जिसने भी ऑफेंस किया उसको 1-2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, तो ये एडुकेट रीजन होगा, हेल्थ इश्यू होगा और कोर्ट ये मानता है तो 6 महीने से भी कम सजा हो सकती है। ओके, पर ये डिपेंड है कोर्ट के बेस पर। तो ये था सेक्शन, ओके, यहाँ पे 132। ओके, ये हमने देखा 132। अब ये तो आप पढ़ लेना कि कौन से इसमें आप जेल नहीं जाओगे और सेक्शन 132 की एक्शन नहीं होगी। अगर आपको ये नहीं पढ़ना है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो सिर्फ इतना लर्न कर लो, इतने ही ऑफेंसेस में आप जेल जाओगे, इसके अलावा कोई ऑफेंसेस में आप जेल नहीं जाओगे। चलिए, अब ये जो ऑफेंसेस है, अब जेल चले गए भाई साहब, पर हमें जेल जाने के पहले क्या बेल मिल सकती है, क्या ये ऑफेंस कंपाउंडिंग हो सकता है? ओके, तो ये दो पार्ट थोड़े समझ लेते हैं। ओके, एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल। ओके, कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? अगर ऑफेंस कॉग्नाइजेबल है तो नॉन बेलेबल होगा, और नॉन कॉग्नाइजेबल है तो फिर बेलेबल होगा। नाउ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस यानी क्या? ये सीरियस कैटेगरी ऑफ ऑफेंस होता है जहां अरेस्ट डायरेक्टली डिपार्टमेंट कर लेगा बिना कोर्ट के परमिशन से। हो सकता है वो करे कोर्ट की परमिशन ले, ओके, या ना ले, बिना वारंट के और बिना कोर्ट के परमिशन से आपका इन्वेस्टिगेशन चालू कर देगा। और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस जो बेलेबल है, तो वो केस में जब तक ऑफिसर के पास यहाँ पे वारंट ना हो वो आपको नहीं पकड़ सकता और आपका इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के ही ऑर्डर से वो करेगा। हाँ, और यहाँ पे बेले तो जो नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, जो इतने सीरियस नहीं है, जहां वारंट चाहिए आपको पकड़ने के लिए, उसकी बेल आपको खुद डिपार्टमेंट ही दे सकता है। उसकी बेल के लिए आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। पर जो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है उसका बेल खुद डिपार्टमेंट नहीं देगा, उसका बेल चाहिए तो आपको कोर्ट के पास अपील करनी पड़ेगी। ओके, तो उसको हम नॉन बेलेबल इसलिए कहते हैं कि डिपार्टमेंट उसका बेल नहीं दे सकता। हाँ, अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट दे सकता है पर डिपार्टमेंट नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंस को समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंस, कॉग्नाइजेबल एंड नॉट बेलेबल, और नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल। कौन से ऑफेंस में आपको डिपार्टमेंट बेल नहीं देगा? आपको अगर बेल चाहिए तो कोर्ट में जाना पड़ेगा भाई, तब तक आप रिमांड में रहोगे, डिपार्टमेंट के कंट्रोल में रहोगे, इन्वेस्टिगेशन में रहोगे। तो देखो, ऑफेंसेस रिलेटेड टू अबो ए टू सी, अब ये लर्न कर लेना। अब वो ए टू सी मतलब ए में आने वाले ऑफेंस, बी में आने वाला ऑफेंस और सी में आने वाला ऑफेंस, यानी ए, बी और सी। ये जो ऑफेंसेस हैं, अगर ओके वेयर टैक्स इवेडेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल और रिफंड रॉन्गली टेकन एक्सीड्स 5 करोड़, यानी वो ए टू सी में मतलब कौन कौन से ऑफेंस? मतलब यहाँ पे आपने सप्लाई किया इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट गुड्स और सर्विसेज विदाउट इनवॉइस जिसमें टैक्स इवेजन का इंटेंशन था, या फेक इनवॉइस जिसमें टैक्स इवेजन का इंटेंशन था और आपके इनवॉइस पे क्रेडिट लिया गया, या आपने टैक्स कलेक्ट करके 3 महीने में नहीं दिया, या फिर ध्यान से सुनिएगा आपने जो है यहाँ पे आईटीसी फ्रॉडुलेंट फेक इनवॉइस पे लिया, तो ये ऑफेंस का अमाउंट अगर 5 करोड़ के ऊपर होगा तो ऐसे केस में आप ये नॉन कॉग्नाइजेबल, सॉरी, ये कॉग्नाइजेबल बोला जाएगा और नॉन बेलेबल बोला जाएगा। डिपार्टमेंट यहाँ बेल नहीं देगा। हाँ, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यहाँ पे बेल दे सकता है पर डिपार्टमेंट नहीं देगा। और नॉन कॉग्नाइजेबल बेलेबल मतलब क्या? इसके अलावा जो भी ऑफेंसेस हो गए, इसके अलावा मतलब ए टू सी होगा तो 5 करोड़ के नीचे अमाउंट है, और बाकी के डी टू जे तक के ऑफेंसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व, अरेस्टेड पर्सन शैल बी रिलीज एंड बेल बाय एसीओडीसी, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर उसकी बिल दे सकता है, कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा पढ़ के जाना। नाउ ऑफेंसेस कमिटेड बाय जीएसटी ऑफिसर एंड सर्टेन अदर ऑफिसर, तो वो तो आप पढ़ सकते हो कि जीएसटी ऑफिसर ने ऑफेंसेस किए तो यहाँ पे उसके अगेंस्ट में पनिशमेंट कितना होगा? 6 महीने की सजा और फाइन अप टू 25,000 लगेगा। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, अच्छा, तो ये वाला सेक्शन 138 अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, इसमें फाइनेंस एक्ट 2023 से भी कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी। तो अब देखो यहाँ पे कंपाउंडिंग यानी क्या होता है? कंपाउंडिंग यानी दोस्तों यहाँ पे ओके आपको जेल नहीं जाना है भाई, पेनल्टी लग गई, हाँ सेक्शन 132 का ऑफेंस
ऑफेंस है पर मुझे बचाओ, मुझे जेल मत डालो यार, वहाँ मच्छर काटते हैं जेल में, ओके, पता नहीं कैसे तिहाड़ जेल में चले जाऊँगा, ओके, कैसे मुझे ट्रीट किया जाएगा, खाने को नहीं मिलेगा, बासी खाना मिलेगा, नहीं मुझे जेल नहीं जाना। क्या चाहिए आपको, बोलो, पैसा चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा है, ओके, पैसा लेके जाओ, सब लेके जाओ, मुझे मत लेके जाओ। उसको कहा जाता है कंपाउंडिंग। आगे या तो जनरली इकोनॉमिकल लॉ में आपने क्राइम थोड़ी किया, आपने मर्डर थोड़ी किया है किसी का कि आपको अंदर ही डालना है, इकोनॉमी में पैसा आपने चुराया और क्या किया है, तो उसमें एक कंपाउंडिंग का आपको बेनिफिट दिया जाता है कि अगर कुछ आप पैसा देने के लिए रेडी हो तो आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, आप अपना जेल जाना कंपाउंडिंग कर सकते हो। Compounding means granting immunity from prosecution on payment of prescribed amount. Any offense may be compounded by commissioner इधर बिफोर और आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन होने के पहले या बाद में, अरेस्ट होने के पहले या बाद में कंपाउंडिंग किया जा सकता है अपॉन पेमेंट ऑफ कंपाउंडिंग अमाउंट। अब ये कंपाउंडिंग अमाउंट, ओके, अब इसमें दो पार्ट है, नॉन कंपाउंडिंग और कंपाउंडिंग ऑफेंस। कब ऑफेंस कंपाउंडिंग नहीं होगी, यानी जेल जाना ही पड़ेगा, कितना भी पैसा तुम्हारे पास हो, ओके, मेरे पास कार है, ओके, मेरे पास बंगलो है, तो तुम्हारे पास क्या है, तो हमारे पास जो है, ओके, माँ है, ऐसा मत बोलना। तो जहां तक एक कुछ केसेस में कंपाउंडिंग नहीं होगा, पर्सन हु हैज अलाउड टू बी कंपाउंड वंस अर्लियर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 132(1)(a) to FHINL or person who has been accused of issuing invoice bill without supply leading to wrongful availment of utilization of ITC or tax refund or person convicted for an offense by an court। ओके, अब थोड़ा यहाँ पे समझ लेना, यहाँ पे पर्सन कंपाउंडिंग ऑफेंस में वो कहते हैं A to F, आपका ऑलरेडी एक बार कंपाउंडिंग हो चुका है, सुनिए, आपका ऑलरेडी एक बार कंपाउंडिंग हो चुका है सारे ऑफेंसेस से रिलेटेड, या फिर सुनना, या फिर अगर फेक इनवॉइस वाला केस होगा, गवर्नमेंट ने इसको बहुत सीरियसली ले लिया है, फेक इनवॉइस वाला केस हुआ जिसके ऊपर आईटीसी लिया गया हो, तो भाई वो कंपाउंड नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो, जेल होके रहेगी आपको। और उसमें तो अभी उन्होंने 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में होगा तो भी जेल डाल देंगे, बाकी सारे केस में 2 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, पर वो वाला फेक इनवॉइस वाला होगा तो छोड़ेंगे नहीं आपको। एंड पर्सन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस बाय एन कोर्ट, कोर्ट से अगर ऑफेंस कन्विक्ट हुआ है तो फिर उसका कंपाउंडिंग नहीं होगा। अदर ऑफेंसेस कंपाउंड हो सकते हैं और ओके, उसकी कंपाउंडिंग का पेमेंट होगा आपको, यानी आपको टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी तो नहीं पड़ेगा, प्लस कंपाउंडिंग अमाउंट देना पड़ेगा। और यहाँ पे चेंज हुआ है, मिनिमम 25% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और मैक्सिमम 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, मतलब मिनिमम 25%, पहले लिमिट अलग थी, फाइनेंस एक्ट 2023 ने, यानी फाइनेंस एक्ट 2023 ने ये लिमिट चेंज कर दी, और मिनिमम इतना कंपाउंडिंग का पैसा आपसे मांगा जा सकता है और मैक्सिमम इतना मांगा जा सकता है। इसमें एक नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन में इन्होंने ऑफिसर को कंपाउंडिंग अमाउंट बाय नोटिफिकेशन, तो सेक्शन में तो लिख दिया है कि इतना मिनिमम इतना मैक्सिमम, पर इनके इस मिनिमम और मैक्सिमम में ऑफिसर जो है ऑफेंसेस को देखकर, ध्यान से देखिएगा, ऑफेंसेस को देखकर ओके वो कितना उसने मिनिमम और मैक्सिमम करना चाहिए वो उन्होंने यहाँ पे दिया है। इफ ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर 132(1), अब 132(1) मतलब ये 132 मतलब ये 5 करोड़, यानी यहाँ पे 132(1) मतलब यहाँ लिख दो 5 years का इम्प्रिजनमेंट, 5 years का इम्प्रिजनमेंट होगा, और 132(1)(3) यानी 3 years का इम्प्रिजनमेंट होगा, सेकेंड वाले में 3 years का इम्प्रिजनमेंट होगा। हाँ, यहाँ पे 3 years का इम्प्रिजनमेंट होगा, यहाँ लिख देना। अगर 5 years के इम्प्रिजन में होते हो और आपको कंपाउंडिंग करना है और आप इन तीनों क्लॉजेस में नहीं आते हो, यानी नॉन कंपाउंडिंग के क्लॉजेस में नहीं आते हो, यानी ऑलरेडी आपका अगर कंपाउंडिंग हुआ होगा तो आप नॉन कंपाउंडिंग में चले जाओगे, फेक इनवॉइस विच लीड्स टू रॉन्गली अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी तो नहीं होगा, और पर्सन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस बाय द कोर्ट तो नहीं होगा, बाकी केस में कंपाउंडिंग हो जाएगा। इस रेंज के दौरान कंपाउंडिंग अमाउंट आपसे ले ली जाएगी और आपको जेल से बचाया जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन से गवर्नमेंट ने ऑफिसर को गाइडलाइन दे दी कि कितने अमाउंट का आपका कंपाउंडिंग करना है। तो ऐसे केस में अगर सप्लाई ऑफ गुड सर्विस विदाउट इनवॉइस टू इवेट द टैक्स, आपने सप्लाई किया विदाउट इनवॉइस, देखो दोनों में फर्क है, इनवॉइस नहीं दिया, सॉरी, आपने इनवॉइस दिया विदाउट सप्लाई, वो सीवियर है, वो कंपाउंडिंग नहीं हो सकता, वो सीवियर है। यू हैव इशू द इनवॉइस विदाउट सप्लाई तो वो तो सीवियर बोला जाएगा। हाँ, आपने सप्लाई कर दिया और इनवॉइस नहीं दिया, आईटीसी ऑन फेक इनवॉइस और विदाउट इनवॉइस, हाँ, जो आईटीसी लेने वाला है उसने फेक इनवॉइस लिया,
Okay, fails to pay government after collection of 3 months, evade the tax, prudently obtain refund not covered above. तो उसमें कंपाउंडिंग अमाउंट, अगर आप 5 साल के इम्प्रिजन के पीरियड में हो गए, मतलब आपके अमाउंट यहाँ पे 5 करोड़ से ज़्यादा होगी, तो 75% ऑफ टैक्स और आईटीसी रिफंडेड रॉन्गली टेकन, और मिनिमम 50% इतने पर कंपाउंडिंग होगा। और अगर आप 3 इयर्स वाले इम्प्रिजन में होगे और आपने ये ऑफेंस किए होगे तो 60% और मिनिमम 40% पे होगा। तो ये तो गाइडलाइन है यहाँ पे। अब ध्यान रहे, मेरी बात सुनना, जो पर्सन फेक इनवॉइस दे रहा है उसका कंपाउंडिंग नहीं हो सकता। हाँ, जो पर्सन आईटीसी ले रहा है फेक इनवॉइस पे, उसका कंपाउंडिंग हो सकता है। आईटीसी ऑन फेक इनवॉइस, उसका कंपाउंडिंग हो सकता है, पर जो इनवॉइस दे रहा है उसका कंपाउंडिंग नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉल्स, ओके, फॉल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फॉल्स अकाउंट, डील इन गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन वगैरह होगा, तो अमाउंट इक्वल टू 25% ऑफ टैक्स इवेडेड, इतने अमाउंट तक आपका कंपाउंडिंग हो सकता है। और अटेम्प्ट टू कमिट तो 25% ऑफ टैक्स डिवाइडेड आईटीसी, इतने अमाउंट तक यहाँ पे ओके कंपाउंडिंग हो सकता है। तो ये क्लैरिफिकेशन है, ये आप पढ़ के जाना है तो पढ़ के जा सकते हो। ओके, और बाकी कंपनी के वगैरह में कैसे यहाँ पे कंपाउंडिंग होगा तो वो उन्होंने यहाँ पे नीचे दिया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस एंड कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंस हमने यहाँ पे देखा। तो चलिए, ये हमने पूरा रिवीजन किया, ऑफेंस, प्रोसिक्यूशंस एंड पेनल्टीज। आई होप आपको ये रिवीजन डेफिनेटली हेल्प किया होगा, ओके, सब्जेक्ट से कनेक्ट हो गए होंगे। ये चैप्टर इस बार आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। ओके, मैं सच में कहता हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे और आपको छोड़ना नहीं है, सबसे ईजी चैप्टर है, साथ साथ में आपको क्वेश्चन भी देख लेना है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर देखा। अब नेक्स्ट जो है एक जीएसटी इथिक्स की कुछ केस स्टडीज़ है, तो वो केस स्टडीज़ जो है यहाँ पे मैं नेक्स्ट इसमें कवर करूँगा। एक नया टॉपिक यहाँ जीएसटी एथिक्स करके उन्होंने डाला हुआ है। ओके, तो ये नए टॉपिक की कुछ केस स्टडीज़ और कुछ सर्कुलर के बेस पर केस स्टडीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारा खत्म होता है ऑफेंस, प्रोसिक्यूशंस एंड पेनल्टीज़। आपको अगर अच्छा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।